नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नोवेल में। इस नोवेल का पूरा श्रेय मूल लेखक को जाता है। अगर आपको यही नोवेल पसंद आए तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं सभी लेखक की कल्पना की उपज है। अविश्वास से देखने लगा। तुमने मुझे चुप रहने के लिए कहा था, क्योंकि ये परिवार में केवल 2 भाई बहन ही बचे थे। ये वांझू ने कभी भी अपने छोटे भाई से एक कठोर शब्द भी नहीं कहा था। वह हमेशा एक वंचित स्थिति में रही थी, सावधानीपूर्वक ये तियान की रक्षा कर रही थी। इन परिस्थितियों में ये तियान, जिसने पहली बार ये वांझू की गुस्से भरी चीख सुनी, हतप्रभ रह गया। ये तियान, आप किस दृष्टिकोण से मुझ पर और जियांग पर आरोप लगा रहे हैं? ये वांझू ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में जवाब दिया। तुम? ये तियान अवाक रह गया। क्या वह कह सकता है कि वह जियांग से ईर्ष्या करता था और नहीं चाहता था कि उसकी बहन जियांग के करीब आए? मैं अंशकालिक नौकरी कर रहा था और जियांग ने मेरी मदद की, फिर भी आप मुझ पर जियांग के बहुत करीब होने का आरोप लगा रहे हैं। ये वांझू बहुत निराश था। यदि जियांग न होती तो वह झांग लिली की बराबरी कैसे कर पाती? क्या ये तियान बस चुपचाप बैठा रहेगा और उसे परेशान होते हुए देखेगा? तुम मेरी बहन हो, ये तियान, तुम्हें पार्ट टाइम नौकरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये तियान ने भौहें चढ़ाई और ये वांझू के बारे में शिकायत करने लगा। वह एक मेडिकल संघ के प्रतिष्ठित उत्तराधिकारी थे, फिर भी उनकी बहन को एक अंशकालिक दुकान सहायक के रूप में काम करना पड़ा। अगर बात बाहर आ गई तो वह किसी का सामना कैसे कर सकेगा? इस दौरान वह कियान परिवार के साथ रह रहा था और बुरा कियान उसे एक बेटे या भतीजे के रूप में मानता था। वह उसे विभिन्न पुराने परिचितों से मिलवाने ले गया था और अब उसका क्षितिज सीमित नहीं था। जरूरत नहीं है। ये वानजू गुस्से से लगभग हंस पड़ी। जियांग ने उसे बचा लिया था, लेकिन ये तियान को ये शर्मनाक लगा। ये तियान उसका अपना भाई था, वह किसी बाहरी व्यक्ति की तरह विचारशील नहीं था। ये वांझू ने सोचा कि ये तियान अपनी पहचान छुपा रहा है। वह एक दशक से अधिक समय से ये तियान के बारे में चिंतित थी। लेकिन ये तियान का क्या? वह और जियांग साथ ही शिष्य थे। सचमुच, वह ऐसी हैसियत की ख्वाहिश कैसे कर सकती है? एक पल के लिए ये वांझू कुछ निराश हो गई। चिंता मत करो, दूसरों को नहीं पता कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। दूसरी तरफ ये तियान, बहन, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। ये तियान समझाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ से फोन बज उठा। बीप बीप बीप। ये वांझू ने पहले ही फोन रख दिया था, फिर से फोन काट दिया। ये तियान ने भौहें चढ़ाई। वह वापस कॉल करना चाहता था, लेकिन ये वांझू ने पहले ही अपना फोन बंद कर दिया था। आपने जो नंबर डायल किया है वह बंद है। अल्पविराम, अस्पताल का गलियारा। ये वांझू अपना सिर नीचे झुकाए, अपना ध्यान कहीं और लगाए चल रही थी। उसका दिल जियांग, ये तियान और आज जो कुछ भी उसने अनुभव किया था, उसके विचारों से अस्त व्यस्त था। उसकी कसी हुई नसें पहले से ही टूटने के कगार पर थी जब उसने वुकिंग्यू को देखा और अपने और जियांग के बीच के अंतर को महसूस किया। ये तियान की पूछताछ अंतिम तिनका थी जिसने सीधे उसे गिरने पर मजबूर कर दिया। ये काफी बुरा था कि वह जियांग से हीन महसूस करती थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये तियान भी इतना तिरस्कारपूर्ण होगा। जियांग के करीब आने से घृणा, उसकी अंशकालिक नौकरी के शर्मनाक होने से घृणा। ये वांझू मानसिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था। ये वांझू, क्या हुआ? वार्ड का दरवाजा खोलते ही बिस्तर पर लेटी उसकी दादी को अपनी पोती की असामान्यता का पता चला। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? उसकी दादी ने जल्दी से ये वांझू को इशारा करके उत्सुकता से पूछा। ये वांझू का पालन पोषण उसने ही किया था और वह पोते पोती से अधिक जन्मजात संतान जैसी थी। बस देखकर ही उसकी दादी को पता चल गया कि ये वांझू के मन में कुछ चल रहा है। अपनी दादी की चिंता को महसूस करते हुए ये वांझू तुरंत टूट गई। दुख, पीड़ा, सभी नकारात्मक भावनाएं बाहर निकल आई और रुंधी हुई आवाज के साथ उसने खुद को अपनी दादी की बाहों में दबा लिया। दादी, अच्छी बच्ची, रो मत। उसकी दादी ने जल्दी से उसकी पीठ थपथपाई और उसे लगातार दिलासा दिया। उसने ज्यादा जानकारी नहीं मांगी, बस ये वानजू को अपनी भावनाएं जाहिर करने दी। जब वह शांत हुई तो उसने पूछा, क्या ये जियांग है? जियांग? ये वांझू दंग रह गई। उसने अपनी दादी की ओर आंसू भरी आंखों से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी दादी जियांग का जिक्र करेंगी। अपनी पोती की लाल आंखें देखकर उसकी दादी ने दया से आह भरी। जब वह लड़का जियांग मुझसे मिलने आया था तो मुझे पहले ही आभास हो गया था कि तुम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। क्या उस लड़के ने तुम्हें गुस्सा दिलाया? नहीं नहीं, ये वांझू ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। इसका जियांग से कोई लेना देना नहीं था। अपनी पोती को जियांग का इतना बचाव करते देख उसकी दादी ने आह भरी, ये सोचकर कि उसकी पोती इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने आगे कोई दबाव नहीं डाला। हालांकि ये वांझू नहीं चाहती थी कि उसकी दादी जियांग के बारे में गलत धारणा बनाए, इसलिए एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाया। उसने जल्दी से लुई विटॉन स्टोर में हुई हर बात का सारांश दे दिया, केवल ये तियान की पूछताछ को छोड़ दिया। अपनी पोती की बात सुनने के बाद उसकी दादी ने राहत की सांस ली। उसने सोचा था कि जियांग ने उसे छोड़ देने जैसा कुछ किया है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसकी पोती को संकट से बाहर निकालने में मदद करेगा। अरे बच्ची, फिर रो क्यों रही हो? उसकी दादी ने उसकी आंखें पोंछी। ये वानजू की आवाज रुक गई। उसे बोलने में मुश्किल हो रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी दादी जियांग को गलत समझे, नहीं वह चाहती थी कि उसकी दादी को ये तियान के फोन का मतलब पता चले। आखिरकार ये तियान अभी भी उसका छोटा भाई था, उसका एकमात्र परिवार। दादी, मैं ठीक हूँ, बस अचानक मुझे उदासी महसूस हुई। ये वांझू ने अपनी दादी के पास झुककर बात बदल दी। उसकी दादी ने कुछ नहीं कहा, वह अन्य चीजों के बारे में सोच रही थी। जियांग एक असाधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से, और उसकी अपनी पोती। टीवी नाटकों के कथानक के बारे में सोचकर उसकी दादी चिंतित हो जाती थी। वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। उसे डर था कि उसकी पोती को चोट लग जाएगी। वार्ड के अंदर माहौल शांत हो गया। दोनों, दादी और पोती, एक दूसरे से इस तरह सककर बैठी थी। हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ था। इस बीच जियांग को भी ऑनलाइन जो कुछ हुआ उसके बारे में पता चला। कोई आश्चर्य नहीं कि ये तियान ने उससे इतने गुस्से से सवाल किया। वह स्टोर मैनेजर बहुत दिलचस्प है, जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सचमुच एक दिव्य सहायक था। वह ये भी अनुमान लगा सकता था कि ये तियान की अभिव्यक्ति कितनी भयानक थी। ये तियान के व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से अपना गुस्सा ये वांझू पर निकालेगा। बिना किसी उंगली उठाए भाई बहन का रिश्ता टूटने की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम उठा चुका था। युवा मास्टर दादाजी कियान हाल ही में ये तियान को पुराने दोस्तों से मिलवाने ले गए हैं। झांग ने उन्हें किनारे से याद दिलाया। पुराने दोस्तों से मिलना? जियांग ने भौहें चढ़ाई।
हालांकि कियान परिवार जियांग परिवार जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह यू शहर का एक प्रमुख परिवार था। दादाजी कियान के पुराने दोस्तों में से सबसे कम प्रभावशाली व्यक्ति भी कियान परिवार के बराबर ही होगा। ऐसा लग रहा था कि दादाजी कियान अपने संबंधों का इस्तेमाल करके ये तियान के लिए रास्ता बनाने पर अड़े हुए थे। मूल उपन्यास में दादाजी कियान ने ये तियान के साथ अपने पोते से भी बेहतर व्यवहार किया, यहाँ तक कि कियान परिवार के भीतर अंदरूनी कलह भी पैदा कर दिया। और दादाजी कियान का 70वां जन्मदिन जल्द ही आ रहा था। अतीत में कियान परिवार ने गुप्त रूप से जश्न मनाया था, लेकिन इस बार ये तियान के लिए गति बनाने के लिए उन्होंने एक सप्ताह पहले से विभिन्न परिवारों को आमंत्रित करना शुरू कर दिया। यू शहर के लगभग हर उल्लेखनीय परिवार को कियान परिवार से निमंत्रण मिला। कोई सोचेगा कि दादाजी कियान ये तियान के जैविक दादा थे। जियांग यान ने अपना सिर हिलाया। ये भाग्य के पुत्र का प्रभामंडल था। मूल उपन्यास में ये तियान ने इस जन्मदिन भोज में अपने प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न प्रमुख परिवारों से मान्यता प्राप्त की। वह प्रसिद्धि की ओर बढ़ने लगा। जन्मदिन के भोज में क्या होगा, इस बारे में सोचते हुए जियांग यान के मन में एक योजना बनी। इस बार वह दादाजी कियान के जन्मदिन के भोज को ये तियान के लिए नाम कमाने का स्थान नहीं बनने देगा। मैं समझ गया, ये तियान की हर हरकत पर कड़ी नजर रखना। इसके अलावा कई होंगमिन की जांच के लिए किसी को भेजें। जियांग यान कई परिवार के घोटाले को नहीं भूला था। कई परिवार कियान परिवार के बराबर था और उसने कई तोंग्याओं की कमजोरी को पकड़ लिया, जिससे कई परिवार को नियंत्रित करना आसान हो गया। कई होंगमिन न केवल एक मोहरा थी, बल्कि मूल उपन्यास की महिला पात्रों में से एक भी थी। वह कई परिवार चाहता था और वह कई होंगमिन को भी चाहता था। हाँ, झांगेन यू सिटी में एक गिरोह के नेता कई होंगमिन को जानता था, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। झांगेन के चले जाने के बाद जियांग यान फिर जागीर के बैठक कक्ष में लौट आया। इस समय वुकिंग्यू जियांग मदर के साथ बातचीत कर रहा था, जिससे जियांग मदर दिल खोलकर हंस रही थी। ये दृश्य देखकर जियांग यान भी बहुत खुश हुआ। सद्भावना परिवार में समृद्धि लाती है। तभी जियांग मदर की नजर जियांग यान पर पड़ी, जो वहां से गुजर रहा था। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यान मैंने तुम्हें किंग्यू को खरीदारी के लिए ले जाने को कहा था। यह अच्छी बात है कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए, लेकिन मुख्य समाचार तो देखो। मुख्य समाचार जियांग यान और ये वांजू के संबंधों के बारे में था। जियांग मदर वास्तव में नाराज नहीं थी। एक युवा व्यक्ति के लिए कुछ गपशप करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका बेटा दूसरी पीढ़ी का शीर्षस्थ अमीर व्यक्ति था, इसलिए महिलाओं का उसके पास आना सामान्य बात थी। हालांकि वुकिंग्यू की उपस्थिति को देखते हुए उसे जियांग यान को डांटने का नाटक करना पड़ा। आखिरकार वुकिंग्यू उसकी आदर्श बहू थी और वह अपनी होने वाली बहू को भागते हुए नहीं देखना चाहती थी। गॉडमदर, इसका जियांग यान से कोई लेना देना नहीं है। मैं खरीदारी से थक गई थी और वापस आकर आराम करना चाहती थी। जियांग यान के कुछ बोलने से पहले ही वुकिंग्यू ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। वुकिंग्यू को ये कहते हुए सुनकर जियांग मदर का स्वर थोड़ा नर्म हो गया, लेकिन आप किंग्यू को भी पीड़ित नहीं होने दे सकते। यान किंग्यू शायद ही कभी यू सिटी घूमने आती है। तुम्हें अगले कुछ दिनों तक उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा। जियांग यान तुरंत सहमत हो गया। जियांग मदर को खुश करने के बाद वुकिंग्यू ने चुपके से जियांग यान को आंख मारी। जियांग यान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सच कहें तो वो परिवार में जन्मी वुकिंग्यू की पारिवारिक पृष्ठभूमि विवाह के लिए उपयुक्त थी और वह एक गुणी पत्नी का आचरण रखती थी। अन्य महिलाओं के विपरीत जो ईर्ष्यालु होती हैं और तर्कहीन तरीके से कार्य करती हैं, वह उनकी आदर्श प्रकार की योग्य पत्नी थी। तुरंत ही जियांग यान की वुकिंग्यू के प्रति अनुकूल धारणा काफी बढ़ गई। पहले तो ये दिखावा था, लेकिन अब उसे उसके प्रति अधिक सच्चा स्नेह महसूस होने लगा। उनकी बातचीत के दौरान वुकिंग्यू ने भी जियांग यान के परिवर्तन को गौर से देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। दरअसल जब उसने ये वांजू को देखा तो उसे बहुत असहज महसूस हुआ। हालांकि वह जानती थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, कब हंगामा करना है और कब नहीं करना है। यद्यपि जियांग मां उस पर बहुत स्नेह करती थी, फिर भी वह उसे अपने बेटे से अधिक महत्व नहीं देती थी। जियांग मां का प्रिय था। इसके अलावा वह जियांग यान की परवाह करती थी। वह जियांग यान को नाराज नहीं करना चाहती थी, खासकर तब जब उनका रिश्ता तेजी से करीब आ रहा था। जब तक वह अपनी सही स्थिति सुरक्षित रखती, वह बाद में धीरे धीरे अन्य महिलाओं के साथ व्यवहार कर सकती थी। उसके पास बहुत समय था। ये सोचकर वुकिंग्यू ने विषय बदल दिया और अन्य दिलचस्प बातें करने लगे। गॉडमदर, डीप ब्लू इंटरनेशनल नए व्हाइटनिंग स्किन केयर उत्पाद लॉन्च करने वाला है। हम जल्दी से बुकिंग करा सकते हैं। डीप ब्लू इंटरनेशनल ब्लू स्टार कॉस्मेटिक्स समूह की एक दिग्गज कंपनी थी, जिसके पास अनगिनत उत्पाद थे। इसने वैश्विक बाजार के लगभग 5वें हिस्से पर कब्जा कर लिया, जो वास्तव में एक विशालकाय कंपनी थी। एक महिला होने के नाते वुकिंग्यू स्वाभाविक रूप से अपनी उपस्थिति के बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने बाजार में त्वचा की देखभाल करने वाले उत्पादों की गतिविधियों पर पूरा ध्यान दिया। जब उन्हें पता चला कि डीप ब्लू इंटरनेशनल नए गोरा करने वाले त्वचा देखभाल उत्पाद लॉन्च कर रहा है, तो उन्होंने तुरंत आरक्षण करा लिया। जियांग मदर भी इसका अपवाद नहीं थी। 40 से अधिक उम्र में भी वह अच्छी तरह से संरक्षित थी। जब सौंदर्य प्रसाधनों की बात आई तो दोनों महिलाओं के बीच अनगिनत विषयों पर बातचीत हुई। पास खड़े जियांग यान ने आंखें सिकोड़ लीं। क्या डीप ब्लू इंटरनेशनल नए गोरेपन वाले स्किन केयर उत्पाद लॉन्च कर रहा है? इसका मतलब था कि उन्हें यू सिटी में एक नया साथी मिल गया था। आपको ये जानना चाहिए कि डीप ब्लू इंटरनेशनल ने राष्ट्रीय संबंधों के कारण कई वर्षों तक ग्रेट जिया बाजार से अपना नाम वापस ले लिया था। ग्रेट जिया में जो लोग डीप ब्लू इंटरनेशनल उत्पाद खरीदना चाहते थे, उन्हें विदेशी क्रय एजेंटों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जबकि डीप ब्लू इंटरनेशनल वापसी कर रहा है, तो ग्रेट जिया का घरेलू बाजार निश्चित रूप से प्रभावित होगा और इसका सबसे पहला खामियाजा यू सिटी को भुगतना पड़ेगा, जिसे डीप ब्लू इंटरनेशनल ने पहला पड़ाव चुना था। निश्चित रूप से अगले ही पल फोन कंपन करने लगा। ये कियान सियाओ का फोन था। कियान सियाओ ने डीप ब्लू इंटरनेशनल से इतनी जल्दी आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सोचा था कि वे अन्य समूहों के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी करेंगे। कौन जानता था कि वे इतने तीव्र वेग के साथ आएंगे। चूंकि यह मामला तियानसी का था, इसलिए उसे तुरंत जियांग यान से संपर्क करना पड़ा। जियांग शाओ, डीप ब्लू इंटरनेशनल नए व्हाइटनिंग स्किन केयर उत्पाद लॉन्च करने वाला है। आप कितनी जल्दी प्रयोगशाला में आ सकते हैं? फोन के दूसरी ओर से कियान सियाओ की आवाज बहुत जरूरी थी, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। मैं कल आऊंगा, जियांग यान ने कियान सियाओ को आश्वस्त किया। उसे कोई तनाव महसूस नहीं हुआ। सिस्टम से प्राप्त उत्पाद विश्वसनीय थे। मूल उपन्यास में तियानसी ने ये तियान द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर भरोसा करते हुए डीप ब्लू इंटरनेशनल पर एक ही झटके में पलटवार किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। इस प्रणाली का गोरा करने वाला त्वचा देखभाल फॉर्मूला आसानी से डीप ब्लू इंटरनेशनल को 18 स्ट्रीट से हरा सकता है। हालांकि जियांग यान की शांति कियान सियाओ की आंखों में अहंकार के रूप में दिखाई दी। सांस कियान सियाओ ने आह भरी। उसे नहीं पता था कि जियांग यान का आत्मविश्वास कहां से आया, लेकिन अब वह केवल उस पर विश्वास करने का विकल्प चुन सकती थी।
तियानसी और जियांग यान पहले से ही एक ही नाव में थे, खासकर तब जब उसके दादा लगातार उस पर दबाव डाल रहे थे। ये तियान के भद्दे चेहरे के बारे में सोच रहे थे। कियान सियाओ वास्तव में जल्द से जल्द परिवार की बाधाओं से मुक्त होना चाहती थी। वह अपना बाकी जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुझे आशा है कि सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। कियान सियाओ ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए। जियांग यान और कियान सियाओ की बातचीत निजी नहीं थी और जियांग मदर और बुकिंग यू दोनों ने इसे सुना। डीप ब्लू इंटरनेशनल। बुकिंग यू ने आश्चर्य से जियांग यान को देखा। क्या जियांग समूह सौंदर्य प्रसाधन बाजार में प्रवेश कर रहा है? ये बड़ी खबर थी। जियांग समूह ने पहले भी सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे थे। अंततः उन्होंने धीरे धीरे हार मान ली। गौडमदर के अनुसार जियांग समूह अब जियांग यान के नियंत्रण में था और सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र में प्रवेश करना भी जियांग यान का ही विचार रहा होगा। तथापि डीप ब्लू इंटरनेशनल के प्रभुत्व के बारे में सोचकर बुकिंग यू चिंतित था। क्या वह इतनी गहरी जड़ें जमाए शीर्ष दिग्गज से मुकाबला कर पाएगा? हाँ, मैं न केवल सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हूँ, बल्कि मैंने कियान परिवार के तियानसी समूह के साथ साझेदारी भी कर ली है, जियांग यान ने मुस्कुराते हुए बताया। आपने तियानसी ग्रुप के साथ साझेदारी कब की? जियांग मदर ने उत्सुकता से पूछा। जियांग यान ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, कुछ दिन पहले मैंने कियान परिवार की युवा मिस कियान सियाओ से बात की थी। डीप ब्लू इंटरनेशनल मजबूत हो रहा है और कियान सियाओ बहुत दबाव में है, इसलिए जब मैंने सहयोग का प्रस्ताव रखा तो वह सहमत होने से पहले केवल एक पल के लिए हिचकिचाई। इतना खराब भी नहीं। जियांग मां ने सहमति में सिर हिलाया। पूर्व जियांग यान केवल व्यभिचार में लिप्त रहना और अपने दिन बर्बाद करना जानता था, न तो वह कोई उचित काम करता था और न ही यह जानता था कि कैसे करना है। लेकिन अब जियांग यान ने अभी जियांग समूह का नियंत्रण संभाला है और वह पहले से ही एक के बाद एक शानदार निर्णय ले रहा है। इतना बड़ा परिवर्तन जियांग मदर को खुश किए बिना नहीं रह सका। पास में खड़े बुकिंग यू ने जियांग यान को और भी अधिक प्रशंसा के साथ देखा। किसने कहा कि जियांग यान दूसरी पीढ़ी का कुख्यात अमीर व्यक्ति था? अब उनकी हर गतिविधि अफवाहों से पूरी तरह अलग थी। देर हो रही है माँ, किंग यू, तुम दोनों को जल्दी आराम करना चाहिए। जियांग यान खड़ा हुआ और बोला, कल सुबह मुझे तियानसी ग्रुप जाना है, इसलिए मैं शायद दोपहर में ही फ्री हो पाऊंगा। किंग यू, मैं कल दोपहर फिर तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बुकिंग यू के गाल थोड़े लाल हो गए और उसने जोर से सिर हिलाया। अगली सुबह जियांग यान तियानसी समूह के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और वह अकेला नहीं था, झांग उसके साथ था। कियान सियाओ पहले से ही कंपनी के अंदर जियांग यान का इंतजार कर रहा था। ये जानने पर कि जियांग यान आ गया है, कियान सियाओ कुछ अधीनस्थों को लेकर आया और व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करने के लिए बाहर गया। जियांग शाओ, आप अंततः यहाँ हैं। मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा था। कियान सियाओ ने अभिवादन किया। माफ कीजिए, कंपनी के मामलों को निपटाने में कुछ समय लग गया, इसलिए मुझे देर हो गई, जियांग यान ने शांति से कहा। बिना किसी और बात के चलो अब प्रयोगशाला में चलें। यद्यपि कियान सियाओ एक युवा महिला थी, फिर भी वह बिना किसी विलंब के अपने काम में निर्णायक और कुशल थी। जियांग यान ने झांग एन का नेतृत्व किया, जो कियान सियाओ के पीछे पीछे चल रहा था, और चलते हुए पूछा, आपकी प्रयोगशाला का अनुसंधान कैसा चल रहा है? सच कहूं तो हमने पहले ही कई कॉस्मेटिक उत्पाद विकसित कर लिए हैं, लेकिन प्रत्येक के अपने फायदे और नुकसान हैं, और कुल मिलाकर वे बहुत संतोषजनक नहीं है। कियान सियाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी शर्मिंदा थी। तियानसी समूह ने प्रयोगशाला में बड़ी राशि का निवेश किया था और वहां के शोधकर्ता और डिजाइनर अनुसंधान और नवाचार पर अतिरिक्त समय तक काम कर रहे थे। हालांकि अभी तक तियानसी समूह के पास अभी भी कोई शीर्ष स्तरीय कॉस्मेटिक उत्पाद नहीं था जो डीप ब्लू इंटरनेशनल के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। यही मुख्य कारण था कि कियान सियाओ को अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। जियांग यान का चेहरा भावशून्य था, लेकिन वह मन ही मन प्रसन्न था। मूल कार्य में कियान सियाओ की प्रयोगशाला कभी भी नए परिणाम देने में सफल नहीं रही। एक महत्वपूर्ण क्षण में ये तियान उस व्यक्ति ने अपना सौंदर्य और बुढ़ापा रोधी नुस्खा निकाला, जिससे तियानसी समूह को नवीनतम और सबसे उच्च स्तरीय त्वचा देखभाल और कॉस्मेटिक उत्पाद विकसित करने में मदद मिली, जिससे तियानसी समूह डीप ब्लू इंटरनेशनल के खिलाफ प्रतियोगिता जीत गया। अब ये तियान शायद अभी भी अपने शोध में डूबा हुआ था, है ना? और आज वह कियान सियाओ और उसकी प्रयोगशाला के सभी शोधकर्ताओं के सामने सिस्टम द्वारा दिए गए त्वचा देखभाल और एंटी एजिंग नुस्खे को सामने लाने में सक्षम होगा। ये तो स्पष्ट था। ये तियान, तुम फिर मुझसे एक कदम पीछे हो। ये सोचते हुए जियांग यान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? कियान सियाओ ने भौहें चढ़ाकर पूछा। कुछ नहीं, बस कुछ खुशी की बात सोच रहा था, जियांग यान ने हाथ हिलाया। वे प्रयोगशाला में पहुंचे। ली जिक्सुआन एक सफेद लैब कोट पहने हुए और काले मोजे पहने हुए पतले पैरों को दिखाते हुए एक अव्यवस्थित प्रयोगशाला बेंच पर एक प्रयोग कर रहा था। अन्य शोधकर्ता भी व्यस्त थे, लेकिन अधिक से अधिक वे सिर्फ ली जिक्सुआन की सहायता कर रहे थे। इस प्रयोगशाला में ली जिक्सुआन मुख्य पात्र था। कीटाणु शोधन के बाद कियान सियाओ, जियांग यान और झांग एन ने एक साथ प्रयोगशाला में प्रवेश किया। नमस्ते राष्ट्रपति कियान। शोधकर्ताओं ने तुरंत अपना काम रोक दिया और कियान सियाओ का अभिवादन करने के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। केवल ली जिक्सुआन अभी भी अपने प्रयोग में व्यस्त थी। जिक्सुआन, एक पल के लिए रुको, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। मैं यंग मास्टर जियांग हूँ और जियांग समूह के वर्तमान अध्यक्ष जियांग यान भी हैं, कियान सियाओ ने कहा। एक बार सभी शोधकर्ताओं ने जियांग यान पर तिरस्कार भरी नजर डाली और ली जिक्सुआन ने अपना सिर भी नहीं उठाया और बोली, वह जियांग यान जो केवल व्यभिचार करना और महिलाओं के साथ खेलना जानता है, वह एक महिला की स्कर्ट के नीचे से रेंगने को तैयार है। जैसे ही ली जिक्सुआन ने यह कहा, सभी शोधकर्ताओं ने अपनी हंसी को दबाने की बहुत कोशिश की और कुछ तो असफल भी रहे और जोर जोर से हंसने लगे। जियांग यान नाराज नहीं था, वह जानता था कि उसकी पिछली प्रतिष्ठा बहुत खराब थी। लेकिन जियांग यान के बगल में खड़े झांग एन बहुत नाराज हुए और गुस्से से बोले, तुमने क्या कहा? इसे फिर से कहो। ठीक है, झांग एन, एक महिला के साथ बहस क्यों? झांग एन को मना करने के बाद जियांग यान कदम से कदम मिलाकर ली जिक्सुआन के पास गई, उसके हाथों में प्रयोग पर नजर डाली और कहा, मैंने राष्ट्रपति कियान से सुना है कि आपने कोई नया स्किन केयर या कॉस्मेटिक उत्पाद विकसित नहीं किया है। तो क्या हुआ अगर मैंने ऐसा नहीं किया? अभिनव उत्पाद विकसित न कर पाना ली जिक्सुआन के लिए एक दुखती रग थी। अब जियांग यान के शब्द उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे थे, इसलिए वह बहुत नाराज थी। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक ऐसे उत्पाद का नुस्खा है जिसके आश्चर्यजनक प्रभाव हैं, जो कम लागत वाला है और जो त्वचा देखभाल उत्पाद और कॉस्मेटिक दोनों के रूप में काम करता है? जियांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा। ली जिक्सुआन ने तुरंत नाक भान सिकुड़ी और बेरुखी से कहा, अगर आपके पास सचमुच ऐसा चमत्कारी नुस्खा होता तो आप राष्ट्रपति कियान के साथ सहयोग क्यों करते? क्या आपके जियांग समूह के लिए बेहतर नहीं होगा कि आप इसे स्वयं संभाल लें? बिल्कुल, क्या यह आदमी हमारे साथ मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहा है? आसपास खड़े शोधकर्ताओं ने भी धीमी आवाज में उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।
जियांग यान नाराज नहीं हुआ और उसने शांति से समझाया, मैं इसे अपने समूह के भीतर ही संभालना चाहता था, लेकिन हमारा जियांग समूह सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में आपके तियानसी समूह की बराबरी नहीं कर सकता। हमारे पास जरूरी उपकरण, उत्पादन लाइनें वगैरह की कमी है। इन्हीं कारणों से मैं आपके समूह के साथ सहयोग कर रहा हूँ। ली जिक्सुआन तुरंत जवाब देना चाहता था, लेकिन कियान सियाओ ने यह देखकर जल्दी से बीच में कहा, जियांग शाओ, क्या आपके पास वास्तव में कोई नुस्खा है? बेशक, जियांग यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तो इसे बाहर ले आओ, मैं जिक्सुआन से इसे वहीं तैयार करवा दूंगा और फिर हम इसके प्रभावों का परीक्षण करेंगे। अगर उत्पाद उतना ही उत्कृष्ट निकला जितना आप कह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा और हम वास्तव में अपना सहयोग शुरू कर सकते हैं, कियान सियाओ ने अधीरता से कहा। ली जिक्सुआन खुद को रोक नहीं पाए और बोले, वह बस शेखी बघा रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई दवा है। अगर है भी, तो वह निश्चित रूप से मेरे द्वारा विकसित की गई दवाओं से बेहतर नहीं होगी। अगर मैं सच में ऐसा करूं तो क्या होगा? अगर मेरा नुस्खा सचमुच तुम्हारे नुस्खे से बेहतर हो तो क्या होगा? जियांग यान ने ली जिक्सुआन की तरफ आधी मुस्कान के साथ देखा। ली जिक्सुआन का जिद्दी स्वभाव तुरंत भड़क उठा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि आप जीत गए तो आप मुझसे कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, तुमने सही कहा। जैसे ही जियांग यान ने बोलना समाप्त किया, उसने अपने सूट जैकेट की भीतरी जेब से एक छोटी, घनी लिखावट में लिखी दवा निकाली। ये नुस्खा वास्तव में सिस्टम द्वारा पहले दिया गया त्वचा देखभाल और एंटी एजिंग नुस्खा था। लो, ये नुस्खा है। अब आप इसे नुस्खे के अनुसार तैयार कर सकते हैं, जियांग यान ने मुस्कुराते हुए नुस्खा सौंपते हुए कहा। ली जिक्सुआन ने इसे नहीं लिया। जिस व्यक्ति ने नुस्खा लिया वह कियान सियाओ था। कियान सियाओ ने दवा का पर्चा लिया और उसे ध्यान से देखा। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गई। यद्यपि वह शोधकर्ता नहीं थी, फिर भी वह तियानसी ग्रुप की सीईओ थी और सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र में इतने लंबे समय से कार्यरत थी कि उन्हें कॉस्मेटिक और त्वचा देखभाल नुस्खों की अच्छी समझ थी। इसे देखते ही वह तुरंत समझ गई कि यह नुस्खा किसी नए उत्पाद के लिए था, न कि किसी मौजूदा कॉस्मेटिक या स्किन केयर उत्पाद की नकल के लिए। साथ ही, हालांकि इस नुस्खे के लिए आवश्यक कच्चा माल महंगा नहीं था, लेकिन तैयारी तकनीक की मांग बहुत अधिक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग यान के पास दवा का नुस्खा था, फिर भी वह उसके साथ सहयोग करना चाहता था। जियांग समूह के पास हालांकि धन की कमी नहीं थी, लेकिन सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपकरणों और उत्पादन तकनीक का अभाव था। इसलिए भले ही जियांग यान के पास ये नुस्खा हो, उसे इसे तैयार करना मुश्किल होगा और उसे तियानसी समूह के साथ सहयोग करने की आवश्यकता होगी। ये समझते हुए कियान सियाओ का मूड धीरे धीरे उत्साहित हो गया। उसने ये भी महसूस किया कि उसने डीप ब्लू इंटरनेशनल के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उम्मीद को स्पष्ट रूप से देखा। ली जिक्सुआन, जल्दी करो, इसे अभी नुस्खे के अनुसार तैयार करो। जियांग शाओ और मैं यही परिणामों की प्रतीक्षा करेंगे। कियान सियाओ ने बोलना समाप्त करने के बाद ली जिक्सुआन के हाथ में दवा रख दी। मुझे तो इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा, ली जिक्सुआन ने चुनौती भरे स्वर में कहा, लेकिन दवा की पर्ची देखते ही उसके चेहरे पर तुरंत गहरा सदमा छा गया। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? आश्चर्यचकित मत हो, जल्दी शुरू करो, मेरा समय बहुत कीमती है, जियांग यान ने उसे याद दिलाया। इसके बाद ली जिक्सुआन को होश आया और उन्होंने जटिल भाव के साथ उस दवा को एक ऐसे उपकरण के पास ले गई जो बहुत ही उच्च तकनीक वाला लग रहा था। अन्य शोधकर्ताओं ने ली जिक्सुआन के निर्देशों का पालन करते हुए कच्चा माल तैयार करने में उनकी सहायता की। ली जिक्सुआन ने वास्तव में कियान सियाओ के शीर्ष शोधकर्ता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। उसकी तैयारी की तकनीक बेहद कुशल थी। उसके पतले हाथ दो बड़ी तितलियों की तरह नाच रहे थे, जियांग यान को चकाचौंध कर रहे थे। यदि वह पहले से ही कियान सियाओ के साथ सहयोग समझौते पर नहीं पहुंचा होता, तो जियांग यान वास्तव में ली जिक्सुआन को लुभाने और उसे अपनी कंपनी में लाने के लिए इच्छुक होता। आधा घंटा अनजाने में ही बीत गया। एक हल्के गुलाबी रंग का मरहम एक साफ, स्वच्छ बीकर में रखा गया, जिससे हल्की सुगंध निकल रही थी। खुशबू तेज नहीं थी, बहुत सुंदर लग रही थी और उसे सूंघने मात्र से ही वहां मौजूद सभी लोग तरोताजा महसूस कर रहे थे। जैसा कि सिस्टम द्वारा दिए गए नुस्खे से उम्मीद थी, ये वास्तव में असाधारण था। जियांग यान इस समय खलनायक प्रणाली से बेहद संतुष्ट था और खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। क्या परीक्षा परिणाम आ गए हैं? कियान सियाओ ने पूछा। ली जिक्सुआन ने ऊपर देखा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। इस दुनिया में इतना उत्कृष्ट त्वचा देखभाल और कॉस्मेटिक उत्पाद कैसे हो सकता है, और वह भी इतने सस्ते कच्चे माल का उपयोग करके? ये सुनकर कियान सियाओ तुरंत उत्साहित हो गया और दौड़कर ली जिक्सुआन के हाथ से परीक्षण रिपोर्ट छीन ली। बस इसे देखकर कियान सियाओ के हाथ पहले से ही उत्साह से कांप रहे थे, क्योंकि परीक्षण रिपोर्ट में सभी डेटा तियानसी समूह द्वारा पहले से लॉन्च किए गए सभी स्किनकेयर और कॉस्मेटिक उत्पादों से कहीं अधिक थे, और यहां तक कि कुछ स्किनकेयर और कॉस्मेटिक उत्पाद जिन पर ली जिक्सुआन वर्तमान में शोध कर रहे थे, इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। जियांग शाओ, तुम्हें ये दवा कहां से मिली? कियान सियाओ ने जियांग यान की ओर देखा और पूछा। उसका स्वर बहुत ही आग्रहपूर्ण था। यह मेरा रहस्य है, राष्ट्रपति कियान, बेहतर होगा कि आप इसके बारे में न पूछें, जियांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा। कियान सियाओ को तुरंत एहसास हुआ, हाँ, ऐसे उन्नत नुस्खे पर शोध करने के लिए जियांग यान के पास अपने स्वयं के रहस्य होने चाहिए और इसमें शीर्ष स्तर के वाणिज्यिक रहस्य शामिल होने चाहिए। इसलिए जाहिर है जियांग यान दूसरों को ये बात नहीं बताएगा। यदि वह होती तो वह निश्चित रूप से बाहरी लोगों को भी नहीं बताती। भले ही ये नुस्खा वास्तव में असली है और नुस्खे के अनुसार तैयार कॉस्मेटिक उत्पाद में उत्कृष्ट त्वचा देखभाल प्रभाव हैं, शीर्ष स्तर के। जियांग शाओ, आपने मेरी बहुत मदद की है। कियान सियाओ के बोलने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और उसके दिल पर पड़ा भारी पत्थर आखिरकार गिर गया। ये बहुत बढ़िया है, अब डीप ब्लू इंटरनेशनल के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही डीप ब्लू इंटरनेशनल कल को यू सिटी सौंदर्य प्रसाधन बाजार में प्रवेश कर जाए, लेकिन उसके तियानसी समूह को डरने की जरूरत नहीं होगी। उसी समय जियांग यान को खलनायक प्रणाली से एक संकेत मिला। लोगों का दिल जीतने और कियान सियाओ का पक्ष और विश्वास हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 1000 विलेन पॉइंट्स। 1000 खलनायक अंक प्राप्त करने के बाद जियांग यान बहुत खुश मूड में था। खलनायक अंक उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्रा थे, जिसका उपयोग खलनायक प्रणाली के स्टोर में विभिन्न अनूठी वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जा सकता था, जिससे वे बहुत उपयोगी बन जाते थे। तुम जीत गए जियांग शाओ, ली जिक्सुआन ने बेहद अजीब भाव से अपना सिर नीचे करते हुए कहा। तुम सचमुच नर्म पड़ गए, मुझे लगा था कि तुम जिद्दी बने रहोगे, जियांग यान ने अच्छे मूड में मजाकिया लहजे में कहा। ली जिक्सुआन और भी शर्मिंदा हो गई। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार कहा, तुम हमारी शर्त जीत गए। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। अब बताओ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? बोलने के बाद ली जिक्सुआन ने खुद को संभाला और जियांग यान के आदेश की प्रतीक्षा करने लगी। जियांग यान की कई करतूतों के बारे में सुनकर ली जिक्सुआन को अब बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि जियांग यान जरूर उससे बहुत ज्यादा मांगे करेगा, जैसे कि उसके साथ सोने के लिए कहना। आखिरकार यू सिटी में सड़क से कोई भी व्यक्ति जियांग यान के अनैतिक और अश्लील कृत्यों, महिलाओं के प्रति उसके प्रेम के बारे में स्पष्ट रूप से बता सकता था।
इस समय प्रयोगशाला में सभी शोधकर्ता अत्यधिक घबराए हुए थे। उनमें से कई को ली जिक्सुआन पर क्रश था। आखिरकार प्रयोगशाला में शुरू से ही कुछ महिला शोधकर्ता थी और ली जिक्सुआन जैसी तो और भी कम थी, जिनमें प्रतिभा और सुंदरता दोनों थी। और अब जियांग यान ली जिक्सुआन को अपने साथ सोने के लिए कह सकता है, जिससे वे पुरुष शोधकर्ता अविश्वसनीय रूप से व्यथित हो जाएंगे, मानो वे एंजाइना से पीड़ित हों। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए जियांग यान ने केवल उदासीनता से कहा, मुझे अभी भी मेरे प्रति आपके अपराध की याद है। अब मुझसे माफी मांगो और हम इस मामले को सुलझा लेंगे। ये सुनकर ली जिक्सुआन बहुत आश्चर्यचकित हुआ और आसपास के पुरुष शोधकर्ता भी अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित थे। कुख्यात यंग मास्टर जियांग यान ने वास्तव में ली जिक्सुआन से उसके साथ सोने की मांग करने का अवसर नहीं लिया। क्या यह अभी भी दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का जियांग यान था, जो महिलाओं के प्रति बुरी तरह से आदी था? कियान सियाओ भी बहुत हैरान थी, लेकिन उसने तुरंत याद दिलाया, ली जिक्सुआन, जल्दी से माफी मांगो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? ली जिक्सुआन को तब होश आया और वह शर्माते हुए हकलाते हुए बोली, मुझे माफ करना, मैंने अभी अभी आपको नाराज किया। मैं वादा करती हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद ली जिक्सुआन को तुरंत अविश्वसनीय राहत महसूस हुई। उसी समय जियांग यान को खलनायक प्रणाली से एक और संकेत मिला। लोगों का दिल जीतने और ली जिक्सुआन का पक्ष प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 500 खलनायक अंक। इसके बाद जियांग यान कियान सियाओ के साथ विशिष्ट सहयोग विवरण पर चर्चा करने जा रहा था। लेकिन तभी जियांग यान का फोन अचानक जोर से बज उठा। अपना फोन निकाला और देखा कि कॉलर आईडी ये वानजू थी। जियांग यान ने तुरंत कॉल का जवाब दिया और फोन से तुरंत ये वानजू की चिंतित आवाज आई। जियांग शाओ, मेरी दादी की हालत अचानक बिगड़ गई है और उनकी सर्जरी होने वाली है। क्या आप अस्पताल आ सकते हैं? जियांग यान को तुरंत पता चल गया कि एक अवसर आ गया है। ये वांजू की दादी को अचानक चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति हो गई और उन्हें तत्काल सर्जरी की आवश्यकता थी और वह अस्पताल में अकेले होने से निश्चित रूप से भयभीत थी। उन्हें किसी पुरुष के सहारे की आवश्यकता थी। ऐसे समय में किसी महिला का दिल जीतना सबसे आसान था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे ये वांजू और ये तियांग के बीच दरार और भी बढ़ सकती है। हालांकि जियांग यान को लगा कि वह ये वांजू के प्रति बहुत अधिक आज्ञाकारी नहीं हो सकता। वह जो भी कहेगी वह तुरंत नहीं कर सकता। क्या होगा यदि समय के साथ ये वांजू उसकी दयालुता को स्वीकार करने की आदी हो जाए और उसे हल्के में ले ले? तो जियांग यान ने बहुत परेशान स्वर में कहा, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं। मैं तियांसी समूह के सीईओ के साथ एक सौदे पर बातचीत कर रहा हूं। तो ठीक है, मैं समझ गया। ये वांजू ने फोन के दूसरे छोर से असहाय होकर कहा। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह रोने वाली हो। तभी जियांग यान ने अपना स्वर बदला, चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूं। व्यापार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना तुम। ये सुनकर ये वांजू, जो अस्पताल के गलियारे में थी, ने तुरंत अपने दिल में गर्माहट महसूस की और उसके भीतर खुशी की एक मजबूत भावना उमड़ पड़ी। फोन रखने के बाद जियांग यान ने कियान सियाओ की ओर मुड़कर कहा, मुझे खेद है, मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम निपटाना है। हम विशिष्ट सहयोग मामलों पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। कियान सियाओ ने तुरंत सहमति दे दी। खैर, अब दवा उसके हाथ में थी और वह उसे बिल्कुल भी वापस नहीं करेगी, इसलिए कियान सियाओ को जियांग यान के पीछे हटने की चिंता नहीं थी। झांगन, चलो चलें। जियांग यान ने झांगन को साथ लिया और तियांसी ग्रुप कंपनी की इमारत से बाहर निकलकर सीधे यू सिटी अस्पताल की ओर चल पड़ा। तियांसी ग्रुप कंपनी की इमारत यू सिटी अस्पताल से अभी भी काफी दूर थी। आमतौर पर वहां तक गाड़ी से जाने में लगभग 20 मिनट लगते थे। लेकिन जियांग यान ने उनसे बार बार आग्रह किया, इसलिए झांगन ने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई, बस मुश्किल से तेज गति से गाड़ी चलाने से बच पाए। इस प्रकार मात्र 10 मिनट में जियांग यान यू सिटी अस्पताल पहुंच गया। ये वांजू को देखकर, जिसका चेहरा डर और लाचारी से पीला पड़ गया था, जियांग यान ने तुरंत उसे दिलासा दिया, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। ये वांजू, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी दादी निश्चित रूप से ठीक होंगी। जैसे ही जियांग यान ने कहा, ये वांजू को तुरंत अपने दिल में शांति महसूस हुई। धन्यवाद जियांग शाओ, ये वांजू ने प्रयास के साथ कहा, उसकी भावनाएं जटिल थीं। वैसे क्या तुमने अपने छोटे भाई को नहीं बुलाया? जियांग यान ने पूछा। ये वांजू की अभिव्यक्ति बदल गई और फिर उसने बड़ी निराशा के साथ कहा, मैंने उसे फोन किया लेकिन उसका फोन बंद था, मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर सकी। ये वांजू की यह बात सुनकर जियांग यान मन ही मन खुश हो गया। ये तियान, ओह ये तियान, आपके नायक का प्रभामंडल इतना महान नहीं लगता है। आपने फिर एक अच्छा अवसर खो दिया। तभी कई डॉक्टरों और नर्सों ने ये वांजू की दादी को वार्ड से बाहर धकेल दिया। जियांग यान को देखकर डॉक्टरों में से एक ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, जियांग शाओ, आप यहाँ हैं। चिंता न करें, हम तुरंत सुश्री की दादी की सर्जरी करेंगे, गारंटी है। इससे पहले कि डॉक्टर बोलना समाप्त कर पाते, जियांग यान ने उन्हें सीधे टोक दिया, मुख्य सर्जन कौन है? डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, ये निर्देशक लियू बेनहाई हैं। लियू बेनहाई कौन है? उसके बारे में कभी नहीं सुना। चेन तियानवेई मुख्य सर्जन क्यों नहीं है? चेन तियानवेई यू सिटी अस्पताल के सबसे प्रसिद्ध सर्जन हैं और उन्होंने अपार अनुभव के साथ सैकड़ों छोटी बड़ी सर्जरी की हैं और राष्ट्रीय चिकित्सा पुरस्कार भी जीते हैं। चेन तियानवेई कहाँ है? वह कहाँ है? उसे सर्जरी के लिए ले आओ, जियांग यान ने आदेश दिया। उसके सामने बैठे डॉक्टर बहुत असहज थे, डरते हुए समझा रहे थे, जियांग शाओ, डॉक्टर चेन छुट्टी पर हैं, घर पर आराम कर रहे हैं। मेरी गांठ को आराम दे रहा हूँ, उसे सर्जरी के लिए यहाँ ले आओ, जियांग यान ने अशिष्टता से कहा। डॉक्टर निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन्हें डीन को ढूंढना पड़ा। पास ही खड़ी ये वानजू के दिल में एक गर्माहट सी महसूस हुई और जियांग यान के प्रति उसकी कृतज्ञता और भी बढ़ गई। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी ये वानजू की दादी ने मुश्किल से कहा, जियांग शाओ, उनके लिए मुश्किल मत बनाओ, मेरी सर्जरी तो कोई भी कर सकता है, वैसे भी मेरी ये पुरानी जिंदगी। खांसी खांसी खांसी। दादी, अब और मत बोलो, मैं निश्चित रूप से यू सिटी के सबसे अच्छे डॉक्टर से आपकी सर्जरी करवाऊंगा, जियांग यान ने बहुत ही दबंगई से कहा। ये वांजू की दादी के वृद्ध चेहरे पर जो दर्द से भरा हुआ था, अब राहत की झलक दिखाई दी। डीन दौड़कर आए और फिर असहाय होकर जियांग यान को स्थिति समझाई, लेकिन जियांग यान फिर भी अपनी राय पर अड़ा रहा। जियांग शाओ, जब डॉक्टर चेन छुट्टी पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि इन कुछ दिनों में उनके आराम में खलल न डाला जाए, चाहे किसी की भी सर्जरी हो वे उसे नहीं करेंगे। अस्पताल के डीन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, कितना बड़ा मुंह है, उसे अभी बुलाओ, मैं उससे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा, जियांग यान ने गुस्से से कहा। डीन के पास अपना फोन निकालकर चेन तियानवेई को कॉल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, चेन तियानवेई की चिड़ी हुई आवाज फोन से आई, डीन, क्या मैंने नहीं कहा था कि जब मैं छुट्टी पर हूं तो मुझे परेशान न करें? मैं व्यस्त हूं, फोन रख रही हूं। जियांग यान ने सीधे डीन के हाथ से फोन छीन लिया, फिर शब्द दर शब्द कहा, 10 मिलियन, क्या आप ऐसा करेंगे? आप कौन हैं? इसके अलावा ये पैसे के बारे में नहीं है, चेन तियानवेई ने हिचकिचाते हुए कहा।
20 मिलियन, जियांग यान ने बिना किसी औपचारिकता के कहा। चेन तियानवेई ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। चेन तियानवेई की आवाज डीन ये वांजू और गलियारे में मौजूद अन्य डॉक्टरों और नर्सों ने सुनी। इस समय वे सभी आश्चर्य से जियांग यान को देख रहे थे। एक सर्जरी के लिए 20 मिलियन पारिश्रमिक कितनी बड़ी रकम है। जैसा कि जियांग समूह के अध्यक्ष यंग मास्टर जियांग से उम्मीद थी। ये वांजू, चिंता मत करो, चेन तियानवेई जल्द ही आ जाएगा और आपकी दादी की सर्जरी उसके द्वारा की जाएगी। ये निश्चित रूप से 100% सफल होगी। जियांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन सर्जरी का शुल्क, 20 मिलियन की सर्जरी फीस, ये कुछ ऐसा था जिसे ये वांजू वहन नहीं कर सकता था। बेशक मैं इसका भुगतान करूंगा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जियांग यान ने कहा, फिर ये वांजू के कंधे पर थपथपाया। ये वांजू अब खुद को रोक नहीं सकी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। झांगन, जो पास में ही था, बहुत चौकस था और उसने तुरंत टिश्यू का एक पैकेट निकाला और उसे जियांग यान को दे दिया। जियांग यान ने झांगन को एक स्वीकृति भरी नजर से देखा, फिर टिश्यू पेपर लिया और ये वांजू को उसके आंसू पोंछने में मदद की। चेन तियानवेई बहुत जल्दी पहुंच गया। जियांग यान ने बिना कुछ कहे उसके बैंक खाते में 20 मिलियन का पारिश्रमिक ट्रांसफर कर दिया और सर्जरी तुरंत शुरू हो गई। ये वानजू ऑपरेशन रूम के बाहर गलियारे में कुर्सी पर बेचैनी से बैठी इंतजार कर रही थी, जबकि जियांग यान उसके पास खड़ा उसे लगातार दिलासा दे रहा था। जहां तक झांगन की बात है तो वह समझदारी से कंपनी वापस चला गया था। बेशक उनके जैसा बुद्धिमान व्यक्ति तीसरा पहिया बनकर नहीं रह सकता। धीरे धीरे ये वांजू थक गया और जियांग यान पर झुककर सो गया। उसके बगल में उस सुंदरी के होने से उससे लगातार एक हल्की सुगंध निकल रही थी, जिसका जियांग यान ने भरपूर आनंद लिया। लेकिन ये सुखद क्षण ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि ये तियान आ गया। बहन, दादी अब कैसी हैं? उनके पास पहुंचने से पहले ही ये तियान ने उत्सुकता से पूछा। जब उसने ये वांजू को जियांग यान पर झुककर गहरी नींद में सोते हुए देखा तो ये तियान का चेहरा तुरंत राख जैसा हो गया और ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों में दो लपटें भयंकर रूप से जल रही हों। जियांग यान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तियान दहाड़ा। जियांग यान उसके दिल में सब कुछ जानता था, लेकिन उसने जानबूझकर एक उलझन भरी नजर डाली और कहा, आपकी बहन ने मुझे उसके साथ अस्पताल आने के लिए कहा था, इसलिए निश्चित रूप से मुझे आना पड़ा। वरिष्ठ भाई, इतना उत्तेजित मत होइए, मेरी बहन से दूर रहो। ये तियान फिर से दहाड़ा, फिर आगे बढ़ा और सीधे जियांग यान को धक्का दे दिया। ये तियान एक 4 श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट था, जिसकी क्षमताएं आम लोगों से कहीं ज्यादा थीं। इस समय उसने गुस्से में वार किया। हालांकि उसने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उसने जियांग यान को पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे वह जमीन पर जोर से गिर पड़ा। ये वांजू अपनी नींद से जागी, उसने गुस्से में ये तियान को देखा और फिर जियांग यान को जमीन से उठते देखा और वह तुरंत क्रोधित हो गई। ये तियान, तुम क्या कर रहे हो? ये वांजू चिल्लाया, फिर जल्दी से जियांग यान के पास गया और उसके शरीर को महसूस करने लगा। क्या तुम्हें चोट लगी है, जियांग शाओ? ये वांजू ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ, जियांग यान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ये दृश्य देखकर ये तियान इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। ये वांजू स्पष्ट रूप से उसकी बहन थी, लेकिन अब वह दृढ़ता से जियांग यान के पक्ष में थी। आखिर यह क्या हो रहा था? ये तियान उससे सवाल करने ही वाला था, लेकिन ये वांजू ने पहले ही उसे डांट दिया था। ये तियान, तुम सच में नीच हो। दादी की हालत अचानक बिगड़ गई और उन्हें तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। मेरे पास जियांग शाओ को फोन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियांग शाओ बिजनेस में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही उसने दादी की बीमारी के बारे में सुना, वह सब कुछ छोड़कर अस्पताल आ गया। फिर भी तुमने बिना कोई सवाल पूछे उस पर हाथ डाल दिया। तुम इंसान भी हो क्या? ये तियान को ये वांजू ने बुरी तरह डांटा और तुरंत उसे बहुत अन्याय महसूस हुआ। उनका फोन बंद था क्योंकि वह त्वचा की देखभाल और सौंदर्य संबंधी नुस्खे पर शोध कर रहे थे। कियान सियाओ का पक्ष लेने और उसकी मदद करने के लिए ये तियान ने अपना सारा प्रयास त्वचा की देखभाल और सौंदर्य नुस्खे पर लगा दिया था। इस वजह से ये वांजू स्वाभाविक रूप से फोन पर उनसे संपर्क नहीं कर सका। लेकिन अब ऐसी बात को समझाने का कोई तरीका नहीं था। वरिष्ठ भाई, नाराज मत होइए, हम साथी शिष्य हैं और यह उचित ही है कि मैं आपकी बहन की मदद करूं, जियांग यान ने गंभीरता से कहा। चुप रहो, ये तियान दहाड़ा, तुम्हें ही चुप रहना चाहिए। ये तियान, बाहर निकलो, मैं अभी तुमसे मिलना नहीं चाहता। ये वांजू ने गलियारे के अंत में लिफ्ट की ओर इशारा किया और चिल्लाया। ये तियान गुस्से और चिंता दोनों से भरा हुआ था, चिल्लाया, बहन, मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ। तुम्हारी नजर में क्या मैं सचमुच जियांग यान से कमतर हूँ? ये निकम्मा प्लेबॉय। जियांग शाओ कोई बेकार प्लेबॉय नहीं है, ये वांजू ने तुरंत जवाब दिया। जब दादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो जियांग यान ने अस्पताल की फीस का भुगतान किया और यहाँ तक कि उनके लिए एक वीआईपी कमरे की व्यवस्था भी की। आज दादी की सर्जरी के लिए जियांग शाओ ने विशेष रूप से डॉक्टर चेन तियानवेई को आमंत्रित किया, जो छुट्टी पर थे, व्यक्तिगत रूप से सर्जरी करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर चेन तियानवेई को बुलाने के लिए जियांग शाओ ने कितना पैसा खर्च किया? 20 मिलियन। ये वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है, ये वांजू, ये तो बस छोटे छोटे उपकार हैं, जियांग यान ने विनम्रता से कहा। ये वांजू ने जियांग यान को कृतज्ञता भरी नजर से देखा, फिर ये तियान की ओर मुड़ा और गुस्से से कहा, उसे देखो और फिर खुद को देखो। कुछ देर रुकने के बाद ये वांजू ने आगे कहा, तुम जा सकते हो, ये तियान। दादी की अभी अंदर सर्जरी चल रही है, हमें यहाँ तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। चूंकि तुम इतने व्यस्त हो तो जाओ और अपना काम निपटा लो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ये वांजू ने अपनी निगाहें हटा ली और ये तियान की ओर देखा तक नहीं। ये तियान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अब वह सचमुच क्रोधित हो गया था। जियांग यान, तुमने मुझे मजबूर किया। ये तियान ने जोर से चिल्लाया, फिर पहाड़ से उतरते हुए एक भयंकर बाघ की तरह जियांग यान की ओर झपटा। ये तियान एक 4 रैंक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते अविश्वसनीय रूप से तेज था। पलक झपकते ही वह जियांग यान के सामने था और फिर उसने एक तेज सीधा मुक्का मारा। जियांग यान ने बचाव नहीं किया और सीधे मुक्का झेला, जिससे वह तुरंत पीछे की ओर उछल पड़ा। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह निकली। वरिष्ठ भाई, आप ऐसे क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, जियांग यान ने चौंकते हुए पूछा। तुम अभी भी मेरे सामने अनभिज्ञता का नाटक कर रहे हो। ये तियान गुस्से से लगभग पागल हो गया था और फिर से हमला करने वाला था। ये तियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये वांजू ने एक चीख मारी, फिर सीधे जियांग यान पर झपटी और उसे अपने शरीर से ढक लिया। ये तियान, अगर तुमने फिर से जियांग शाओ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपना भाई मानने से इनकार कर दूंगी। ये वांजू ने लाल आंखों से डांटा। ये तियान के चेहरे पर नाराजगी थी। उसने जियांग यान को गुस्से से घूरा, लेकिन आखिरकार उसने दोबारा वार नहीं किया। आप मेरी बात याद रखें, यह आज खत्म नहीं हुआ है। कठोर शब्दों का उच्चारण करने के बाद ये तियान मुड़ा और चला गया। एक पल में ये वांजू की दृष्टि से गायब हो गया।
और जियांग यान उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेली। दरअसल जियांग यान ने अभी जानबूझकर नाटक किया था। आखिरकार वो 5वीं रैंक का मार्शल आर्टिस्ट था। हालांकि उसकी तुलना ये तियान से नहीं की जा सकती थी, पर वो इतना कमजोर भी नहीं था। उसने जानबूझकर अपना बचाव नहीं किया जिससे ये तियान उसे घायल कर सके। यह एक बनावटी चोट की चाल थी जो उसने पल भर में सोची थी। अब ऐसा लग रहा था कि झूठी चोट की रणनीति आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह काम कर गई थी। जियांग शाओ, क्या तुम ठीक हो? तुम खून थूक रहे हो। मैं अभी डॉक्टर ढूंढने जाती हूँ। ये वांजू इतनी चिंतित थी कि उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। कोई जरूरत नहीं है। जियांग यान ने अपना सिर हिलाया, अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, फिर ये वांजू के चेहरे पर साफ आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया। मैं ठीक हूँ। दरअसल सीनियर भाई ने ज्यादा जोर से नहीं मारा। वह और मैं साथी शिष्य हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, जियांग यान ने हंसते हुए कहा। वह ऐसा ही था और आप अभी भी उसके पक्ष में बोल रहे हैं। ये वांजू ने जियांग यान को उठाया, उसे गलियारे में एक कुर्सी पर बैठाया और फिर उसकी छाती की मालिश करने लगी। क्या इससे दर्द होता है? ये वांजू ने चिंतित होकर पूछा। इससे दर्द नहीं होता, जियांग यान ने कहा, लेकिन जानबूझकर अपने चेहरे पर दर्द का संकेत दिखाया। तुम बहुत जिद्दी हो। मेरी दादी की सर्जरी खत्म होने के बाद तुम्हें मेरे घर आ जाना चाहिए। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ये वांजू ने गंभीरता से कहा। इतना अच्छा भाग्य, वह मुक्का व्यर्थ नहीं गया। खलनायक प्रणाली का संकेत अंततः आ गया। नायक की बहन, ये वांजू का पक्ष प्राप्त करने और उसका निमंत्रण प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। खलनायक अंक जोड़ 1000। नायक और ये वांजू के बीच संघर्ष बढ़ गया है और उनके भाई बहन का रिश्ता टूट गया है। खलनायक अंक जोड़ 2000। आरामदायक, बहुत आरामदायक। खलनायक होना सचमुच अद्भुत है। ये तियान, देखते हैं अब तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगे। जियांग यान मन ही मन बहुत खुश था और उसने ये वांजू की मालिश सेवा का पूरा आनंद लिया। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया और ये वांजू की दादी की सर्जरी अंततः संपन्न हुई। डॉक्टर चेन तियानवेई द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई सर्जरी का प्रभाव उत्कृष्ट रहा। ये वानजू की दादी की सर्जरी बहुत सफल रही। हालांकि उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने में अभी बहुत समय है, लेकिन अब उन्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अपनी दादी को व्यवस्थित करने के बाद ये वांजू ने जियांग यान को अस्पताल से बाहर निकालने में मदद की। ये वांजू, मैंने इसके बारे में सोचा और इसके खिलाफ फैसला किया। मेरे जैसे वयस्क व्यक्ति के लिए आपके घर जाना उचित नहीं होगा, जियांग यान ने मुश्किल से कहा। ये वांजू के गाल थोड़े लाल हो गए, लेकिन उसने जोर देकर कहा, नहीं, मुझे आज रात तुम्हारा ख्याल रखना होगा। आखिरकार जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई वह मेरा भाई था। चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं अनिच्छा से स्वीकार करूंगा, जियांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये तियान ने ये शब्द सुने होते तो वह निश्चित रूप से क्रोधित होकर मर जाता। रात हो गई और शहर की रोशनियां टिमटिमाने लगीं। जियांग यान और ये वांजू ने अस्पताल के प्रवेश द्वार पर देर नहीं की, उन्होंने तुरंत एक टैक्सी बुलाई और उसके घर की ओर चल पड़े। टैक्सी ड्राइवर ने ये वांजू द्वारा बताई गई जगह के बारे में कभी नहीं सुना था और वह ये भी नहीं जानती थी कि वह जगह कहाँ है, इसलिए उसे लगातार उसे दिशा निर्देश देने पड़े। अंततः कई चक्कर लगाने के बाद टैक्सी एक बहुत पुराने जीर्ण शीर्ण आवासीय क्षेत्र में पहुंची। पड़ोस इतना जर्जर था कि उसे पहचानना लगभग असंभव था। प्रवेश द्वार पर प्राकृतिक गैस की पाइपें टूटी हुई थी और यह स्पष्ट नहीं था कि वे कितने समय से बंद थीं। नीचे रखे बड़े हरे कूड़ेदान पहले से ही सभी प्रकार के कचरे से भरे हुए थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि उन्हें कई दिनों से खाली नहीं किया गया था। ये दृश्य देखकर जियांग यान अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। ये वांजू ने बड़ी शर्मिंदगी से कहा, मैं हमेशा अपनी दादी के साथ यहीं रहती हूँ। यह मेरी दादी का घर है। ओह, मैं समझा। जियांग यान ने सिर हिलाया, फिर अपनी नजरें हटा लीं। इमारत में घुसते ही जियांग यान को पता चला कि इस पुराने रिहायशी इलाके में लिफ्ट तक नहीं थी। खुशकिस्मती से इमारत ज्यादा ऊंची नहीं थी, कुल मिलाकर सिर्फ 6 मंजिलें थीं। ये वांजू तीसरी मंजिल पर रहता था। उसने जियांग यान को सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद करने का इरादा किया था, लेकिन उसने हाथ हिलाकर मना कर दिया। मेरी चोट अब कोई बड़ी बात नहीं रही, तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकता हूँ। तो फिर सावधान रहो, ये वांजू ने कहा, फिर जियांग यान को सावधानी से देखना जारी रखा। अंततः ये वांजू के घर पहुंचकर जियांग यान आंतरिक वातावरण से काफी संतुष्ट था। यद्यपि अपार्टमेंट पुराना और छोटा था, फिर भी वह बहुत साफ और सुव्यवस्थित था। ये वांजू ने जियांग यान को सोफे पर बैठाया, फिर उसकी छाती पर उस जगह को पहुंचने के लिए एक गीला तौलिया लाया जहां ये तियान ने उसे मारा था। जियांग यान की छाती पर स्पष्ट बैंगनी नीले रंग के निशान को देखकर ये वांजू को बहुत अपराध बोध हुआ। मेरे छोटे भाई ने बहुत जोर से मारा, यहाँ सब सूझ गया है, ये वांजू ने पछतावे से कहा। ये ठीक है, जियांग यान सहजता से मुस्कुराया। वास्तव में उनकी 5 रैंक मार्शल आर्टिस्ट ताकत के साथ यह मामूली चोट उनकी सच्ची क्यूई को प्रसारित करके जल्दी से ठीक हो सकती है। वह जानबूझकर ये वांजू का पक्ष पाने के लिए चोट का इलाज नहीं कर रहा था। कैसे हो, मैं इसे तुम्हारे लिए रगड़ दूं? ये वांजू ने झिझकते हुए पूछा, उसके गाल लाल हो गए। ये सुनकर जियांग यान मन ही मन खुश हो गया। बेशक वह इतने अच्छे अवसर को अस्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वह तुरंत सोफे पर लेट गया। और ये वांजू ने अपने गोरे नाजुक हाथों को जियांग यान की छाती को धीरे से मालिश करने के लिए बढ़ाया। उन्होंने सोचा कि क्या ये तियान ने कभी ये वांजू की विचारशील सेवा का आनंद लिया था। हरगिज नहीं, नायक की बड़ी बहन द्वारा मालिश करवाना सचमुच एक दिव्य आनंद था। ये वांजू अभी भी लगन से जियांग यान की मालिश कर रहा था, जबकि जियांग यान अपनी आंखें बंद करके अपने लाभ की जांच कर रहा था। हाल ही में प्राप्त खलनायक अंक, साथ ही कियान सियाओ, ली जिक्सुआन और ये वांजू से आज प्राप्त अंक कुल मिलाकर 5000 से अधिक थे। इतने सारे खलनायक अंकों से वह कौन सी अच्छी चीजें खरीद सकता था। जियांग यान ने ब्राउज करने के लिए सिस्टम स्टोर खोला, जहां उसने देखा कि विनिमय के लिए उपलब्ध वस्तुएं बड़े करीने से व्यवस्थित और विविध थीं। माइनर क्यूई गैदरिंग पिल 1000 अंक, त्वरित प्रभावकारी आघात चिकित्सा 500 अंक, क्यूई रिप्लेनिशिंग पाउडर 500 अंक, 9 स्वर गहन नेत्र मूल अध्याय 3000 अंक। जियांग यान ने विशेष रूप से 9 स्वर गहन नेत्र साधना पद्धति पर ध्यान दिया। यह एक शिष्य तकनीक थी। साधना के बाद वह न केवल वस्तुओं के आर पार देख सकता था, बल्कि प्रतिद्वंद्वी के सच्चे क्यूई प्रवाह और साधना क्षेत्र को भी पहचान सकता था। आभा को छिपाने की कोई भी विधि या अपनी आकृति को छिपाने की तकनीक इस पुतली तकनीक के सामने उजागर हो जाएगी। हालांकि सिस्टम स्टोर ने स्पष्ट रूप से कहा कि 9 स्वर्गों की गहन आंख अधूरी थी, केवल मूल अध्याय ही बचा था। क्या उसका अधिकार अपर्याप्त था, या खलनायक प्रणाली में पूर्ण 9 स्वर्ग गहन नेत्र साधना पद्धति नहीं थी? जैसे ही उसने ये सोचा, सिस्टम का संकेत जियांग यान के दिमाग में गूंज उठा। खलनायक अंक संचित 8000 अंक, अभी तक 10,000 अंक नहीं पहुंचे हैं। सिस्टम स्टोर केवल बुनियादी वस्तुएं ही प्रदान करता है। जियांग यान बहुत खुश था। तो मौजूदा सिस्टम स्टोर सबसे बुनियादी था। जब खलनायक अंक 10,000 तक पहुंच जाते तो सिस्टम एक ज्यादा उन्नत स्टोर अनलॉक कर देता।
तब तक 9 स्वर्गों के गहन नेत्र का पूर्ण संस्करण तथा अन्य अधिक शक्तिशाली साधना विधियां भी उपलब्ध हो सकती हैं। उस स्थिति में उसे अब खलनायक अंक बर्बाद नहीं करना चाहिए और विनिमय करने से पहले सिस्टम द्वारा अधिक उन्नत स्टोर खोले जाने तक इंतजार करना चाहिए। अन्यथा यदि बाद में उसे कुछ अच्छा मिल गया लेकिन उसके पास विनिमय के लिए पर्याप्त अंक नहीं थे तो यह वास्तव में अजीब होगा। अचानक ये वांझू ने झिझकते हुए पूछा, जियांग शाओ, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? ये क्या सवाल हुआ? यदि आपके छोटे भाई के साथ व्यवहार न होता तो क्या ये युवा मास्टर आपके साथ इस तरह से पक्षपात करने की जहमत उठाता? जियांग यान ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ? मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है वह बस मामूली बात है, लेकिन मेरे लिए आपकी मदद सचमुच अपार है। मुझे डर है कि मैं इस जीवन में आपकी दयालुता का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा, ये वांझू ने कहा, फिर एक धीमी आह भरी। तो फिर मुझे अपना शरीर देकर बदला चुकाओ। बेशक जियांग यान ने यह बात केवल अपने मन में ही सोची थी, उसने वास्तव में ऐसा नहीं कहा था। यदि इससे ये वांझू की उसके प्रति अनुकूलता कम हो गई तो यह नुकसान होगा। जहां तक मेरी दयालुता का बदला चुकाने की बात है, हम उस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, जियांग यान ने उदासीनता से कहा। ये वांझू एक पल के लिए चुप रहा, फिर फुसफुसाया, धन्यवाद। थोड़ी देर तक मालिश करने के बाद ये वांझू जियांग यान के लिए रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। उसने रेफ्रिजरेटर में मौजूद सबसे महंगी सामग्री का इस्तेमाल किया था और अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ भोजन तैयार करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जियांग यान के लिए, जिसने अनगिनत व्यंजनों का स्वाद चखा था, ये भोजन वास्तव में असाधारण नहीं था। लेकिन जियांग यान ने फिर भी उसकी प्रशंसा की और ये वांझू की चापलूसी की। अब आराम करने का समय था। ये वांझू जियांग यान के पास आया और बोला, क्या तुम आज रात मेरे कमरे में सोओगे और मैं सोफे पर सोऊंगा? मैं इसकी अनुमति कैसे दे सकता हूँ? जियांग यान मुस्कुराया, फिर बहुत उदारता से कहा, आप बिस्तर पर सोएं, मैं सोफे पर सोऊंगा। ये वांझू कुछ सोचने लगी और अचानक उसके गालों पर लाली छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो। हल्की सांस लेते हुए उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ बिस्तर पर सो सकते हो? ये सुनकर जियांग यान थोड़ा हैरान हुआ। क्या ये वांझू की अनुकूलता इतनी तेजी से बढ़ गई थी कि वह पहले से ही उस बिंदु पर थी जहां वे बिस्तर पर जा सकते थे? नहीं नहीं नहीं, वह इस तरह से उसकी दयालुता का बदला चुकाने की कोशिश कर रही होगी। आखिरकार 20 मिलियन सर्जरी शुल्क के साथ उसे शायद इस जीवन काल में इसे चुकाने की कोई उम्मीद नहीं थी। यही कारण था कि उसने इस विधि के बारे में सोचा। जियांग यान बहुत उत्साहित था। आखिरकार ये वांझू दिखने और फिगर दोनों में बहुत आकर्षक थी। ऐसी खूबसूरत महिला जहां भी जाती, अनगिनत पुरुषों की निगाहें अपनी ओर खींच लेती। लेकिन अब वह सक्रिय रूप से खुद को उसके सामने पेश कर रही थी। ये निश्चित रूप से स्वर्ग के नीचे सभी पुरुषों के लिए एक सपना सच होने जैसा था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं आधी रात को तुम पर घात लगा लूंगा? जियांग यान ने मजाक किया। मुझे आप पर विश्वास है, ये वांझू ने अपने होंठ काटते हुए कहा। चूंकि ये वांझू ने ऐसा कहा था, इसलिए जियांग यान निश्चित रूप से उसे मना नहीं करेगा और तुरंत उसके साथ बेडरूम में चला गया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। ये वांझू अपने पजामा में जियांग यान के बगल में लेटी हुई थी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। सच कहूं तो उसे थोड़ा डर था कि जियांग यान एक भेड़िया बन जाएगा और उस पर झपट पड़ेगा। लेकिन वह इस बात से भी थोड़ी चिंतित थी कि जियांग यान उसे पसंद नहीं करेगा और उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। ये दो पूरी तरह से विपरीत विचार ये वांझू के दिमाग में संघर्ष कर रहे थे, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से उलझन में थी और लगभग पागल हो गई थी। तुम अभी भी जाग रहे हो? जियांग यान ने अचानक पूछा। ये वांझू बेहद शर्मिंदा थी और एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से पुष्टि में गुनगुनाया। जियांग यान मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बस मजाक कर रहा था। मैं किसी की कमजोरी का फायदा कैसे उठा सकता हूं और तुम पर हाथ कैसे उठा सकता हूं? कुछ देर रुकने के बाद जियांग यान ने अपनी बात जारी रखी, इसके अलावा मैं आपकी मदद आपके शरीर के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो दयालुता का बदला गलत इरादों से चुकाता हो। ये सुनकर ये वांझू की भावनाएं अविश्वसनीय रूप से जटिल थीं। दरअसल मैं तैयार हूं, ये वांझू ने मच्छर की भिनभिनाहट से भी थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह शर्मा गई और जल्दी से अपने चेहरे पर रजाई खींच ली, मानो वह किसी का सामना करने में बहुत शर्मिंदा हो। वह ऐसे बेशर्म शब्द कैसे कह सकती है? क्या यह अभी भी वही थी? ये वांझू को अपने दिल में कुछ पछतावा हुआ। उसने सोचा कि वह बहुत आवेगी थी। लेकिन ऐसा कहने के बावजूद जियांग यान ने अभिनय करने का अवसर नहीं लिया, क्योंकि जियांग यान को लगा कि यह वांझू के दिल में एक ऊंची छवि स्थापित करने का एक उत्कृष्ट अवसर था। इतना मत सोचो, सो जाओ, तुम्हें कल भी काम पर जाना है, जियांग यान ने शांति से कहा, मानो उसे ये वांझू का प्रलोभन बिल्कुल भी नहीं मिला हो। हकीकत में जियांग यान पहले से ही आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह सिर्फ खुद को नियंत्रित कर रहा था। उस रात ये वांझू को अच्छी नींद नहीं आई। सुबह तक उसकी आंखों के नीचे दो काले घेरे हो गए थे और वह सचमुच हास्यास्पद लग रही थी। और जियांग यान ने पूरी रात उस पर हाथ नहीं रखा था। उसने उसे छुआ भी नहीं था, जिससे वह खुश तो थी लेकिन थोड़ी निराश भी थी। जियांग यान वास्तव में वह कामुक व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में अफवाह फैलाई गई थी। बाहर से आए अफवाहें वास्तव में झूठी थीं। ये वांझू ने मन ही मन सोचा। उसे लगा कि उसने जियांग यान का सबसे सच्चा पक्ष देख लिया है। जियांग यान ने उठकर अपना फोन खोला तो पाया कि उसमें 1 दर्जन से अधिक मिस्ड कॉल थी। उनमें से अधिकांश मिस्ड कॉल वू किंग्यू की थी। जियांग यान मूल रूप से कल दोपहर वू किंग्यू के साथ खेलने के लिए सहमत हो गई थी, लेकिन जियांग यान बिल्कुल भी वापस नहीं गई और उसे कोई संदेश नहीं भेजा। वू किंग्यू अब तक चिंतित हो गया होगा, शायद क्रोधित भी। ये वांझू के घर पर ज्यादा देर तक रुके बिना जियांग यान ने नीचे जाकर झांग एन को फोन किया और उसे लेने के लिए गाड़ी चलाने को कहा। डायरेक्टर जियांग, क्या हम कंपनी में जाएं या घर? जियांग यान ने बहुत सीधे तौर पर कहा। वह पूरी रात घर नहीं लौटा था, इसलिए अब उसे वापस जाना था और अपनी मां को समझाना था और वू किंग्यू को भी खुश करना था। कहीं ऐसा न हो कि वू किंग्यू उससे निराश हो जाए, या फिर क्या उसे वू किंग्यू के लिए एक छोटा सा उपहार खरीदना चाहिए। अचानक उसे याद आया कि उसने आज साइन इन नहीं किया था, इसलिए जियांग यान ने तुरंत खलनायक प्रणाली को सक्रिय कर दिया। सफलतापूर्वक साइन इन करने के लिए बधाई हो मेजबान, आपको एक एक्वामरीन अंगूठी प्राप्त हुई है। जियांग यान एक्वामरीन अंगूठी पाकर बहुत खुश हुआ। ये वास्तव में वही था जो वह चाहता था। ऐसा लग रहा था कि आज उसकी किस्मत अच्छी थी। जैसे ही झांग एन ने कार को जियांग परिवार के विला के गेट पर पहुंचाया, जियांग यान ने देखा कि उसकी मां एक उदास चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ी थी और वू किंग्यू उसके बगल में खड़ा था। जैसे ही जियांग यान कार से बाहर निकली, जियांग मदर गुस्से से उसके पास आई और बोली, कल रात तुम कहां गई थी? तुम पूरी रात घर क्यों नहीं आई? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था और तुमने संदेशों का जवाब नहीं दिया। क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रही हो? झांग एन ने जल्दी से समझाया, मैडम, निदेशक जियांग कल रात कंपनी में थे। चुप रहो, मैंने तुमसे नहीं पूछा, जियांग मां ने डांटा।
झांग एन ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और पीछे हटकर आज्ञाकारी ढंग से एक तरफ खड़ा हो गया, एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जियांग यान ने बिना किसी हड़बड़ी के कहा, माँ, मैं कल सचमुच थोड़ा व्यस्त था। मैं कियान सियाओ की तियानसी ग्रुप प्रयोगशाला में गया था और उसके साथ मिलकर त्वचा की देखभाल करने वाले एक बेहतरीन कॉस्मेटिक उत्पाद का विकास किया। इसके अलावा कंपनी में कुछ काम भी थे, इसलिए मैं वापस नहीं आया और कंपनी में ही एक रात आराम किया। सचमुच? जियांग माँ ने अविश्वास से पूछा। बेशक ये सच है, जियांग यान ने सिर हिलाया। जियांग माँ को लगा कि उसका बेटा उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो किंग्यू वहीं था और वह उसे उजागर नहीं करना चाहती थी। अन्यथा ये भयानक होगा यदि वो किंग्यू अपने बेटे से निराश हो गई। तो जियांग माँ ने कहा, किंग्यू घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम व्यस्त भी हो तो कम से कम उसे फोन तो करना ही चाहिए, है ना? अगर तुमने भविष्य में फिर से ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं पहली व्यक्ति होंगी जो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। समझ गया, माँ, जियांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने एक वामवीन अंगूठी निकाली जो उसे साइन इन करने पर मिली थी। किंग्यू, देखो, ये वही अंगूठी है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, क्या तुम्हें ये पसंद है? जियांग यान ने अंगूठी का डिब्बा खोला और एक अश्रु आकार की नीलम की अंगूठी तुरंत वो किंग्यू के सामने प्रकट हुई। वो किंग्यू मूलतः खराब मूड में था और जियांग यान के प्रति उसके मन में कुछ नाराजगी थी। लेकिन अब जैसे ही उसने यह नीलम की अंगूठी देखी, उसका चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा और वह बहुत खुश हो गई। ये बहुत सुंदर है, जियांग यान, तुमने यह अंगूठी कहाँ से खरीदी? वो किंग्यू ने खुशी से पूछा। ऐसा मत पूछो, बस मुझे बताओ कि तुम्हें ये पसंद है या नहीं, जियांग यान ने जानबूझकर दबंग लहजे में कहा। वो किंग्यू को ये कैसे पसंद नहीं आ सकता था। उसने तुरंत बार बार सिर हिलाया और जियांग यान से उसे पहनाने का आग्रह किया। जियांग यान ने मना नहीं किया। उसने वो किंग्यू का छोटा नाजुक हाथ लिया और फिर धीरे से अंगूठी उसकी दाहिनी मध्यमा उंगली में पहना दी। झांगन, जो पास में खड़ा था और इस दृश्य को देख रहा था, प्रशंसा से भर गया। निर्देशक जियांग के पास सचमुच महान कौशल है, वह सिर्फ एक अंगूठी से खतरे को सुरक्षा में बदल सकते हैं। और जियांग मां ने सहमति में सिर हिलाया। उसका बेटा सचमुच दिल के मामलों में कुशल था। ये लड़की वो किंग्यू निश्चित रूप से भविष्य में पूरी तरह से उस पर मोहित हो जाएगी। ये सोचकर जियांग मां अब बिल्कुल भी क्रोधित नहीं थी। जियांग मदर और वो किंग्यू को खुश करने के बाद जियांग यान ने घर पर नाश्ता किया, फिर झांग एन के साथ तियानसी समूह में चला गया। सूत्र की प्रभावशीलता सिद्ध हो चुकी थी, इसलिए अगला कदम कियान सियाओ के साथ विशिष्ट सहयोग विवरण पर चर्चा करना था। तियानसी ग्रुप बिल्डिंग, राष्ट्रपति कार्यालय। कियान सियाओ ने जियांग यान के लिए उत्कृष्ट वेस्ट लेक लोंगजिंग चाय का एक कप बनाया। अच्छी चाय, जियांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर चाय का कप नीचे रखा और कियान सियाओ की ओर देखा। राष्ट्रपति कियान, हमारे सहयोग में अब और देरी नहीं की जा सकती। आइए आज ही सभी विस्तृत मुद्दों को अंतिम रूप दें। मेरे मन में भी यही बात आ रही थी, कियान सियाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जियांग यान ने आगे कहा, ये फॉर्मूला मैंने ही दिया था। इस फॉर्मूले के बिना भले ही आपका तियानसी ग्रुप 1 या 2 साल और लगा दे, आप शायद ऐसा कॉस्मेटिक उत्पाद विकसित नहीं कर पाएंगे जो डीप ब्लू इंटरनेशनल को टक्कर दे सके। इसलिए मैं इस कॉस्मेटिक उत्पाद से होने वाले लाभ का 50% चाहता हूं। कियान सियाओ ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। आपका फॉर्मूला वास्तव में मूल्यवान है और इसने वास्तव में हमारी कंपनी की तत्काल समस्या को हल कर दिया है, लेकिन केवल एक फॉर्मूले के आधार पर लाभ का 50% मांगना वास्तव में बहुत ज्यादा है। तो फिर आपके अनुसार क्या उचित है? जियांग यान ने बिना गुस्सा हुए शांति से पूछा। कियान सियाओ ने एक पल सोचा, फिर कहा, इस कॉस्मेटिक के उत्पादन के लिए उपकरण, जनशक्ति और वित्तीय संसाधन सब हमारे तियानसी समूह द्वारा प्रदान किए गए हैं। कॉस्मेटिक के लॉन्च होने के बाद हम प्रचार का काम भी संभालेंगे और विशिष्ट बिक्री के लिए जिम्मेदार होंगे। आपको बस एक ही नुस्खे का योगदान देना है। ऐसा क्यों न हो, मुझे 70% मिले और आपको 30%। जियांग यान ने अपना सिर हिलाया। ये सही नहीं है, हम सहयोग कर रहे हैं, मैं आपके तियानसी समूह को दवा नहीं बेच रहा हूँ। भविष्य में हमारा जियांग समूह भी इस कॉस्मेटिक के उत्पादन में योगदान देगा। कियान सियाओ ने पूछा, आपका मतलब है ये कॉस्मेटिक एक अलग परियोजना होगी जो पूरी तरह से आपके तियानसी समूह की नहीं, बल्कि तियानसी समूह और जियांग समूह के बीच एक संयुक्त परियोजना होगी। हमारा जियांग समूह 300 मिलियन युआन और मेरे नुस्खे का निवेश करेगा और आपका तियानसी समूह बाकी का प्रबंधन करेगा। फिर हम लाभ को आधा आधा बांट लेंगे। जियांग यान के बोलने के बाद उसने सीधे कियान सियाओ को देखा। कियान सियाओ ने कुछ देर तक इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया और अंततः सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। तो फिर चलो अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, जियांग यान ने उसे याद दिलाया। कियान सियाओ ने तुरंत अपने सचिव को बुलाया, जिन्होंने जल्दी से 30 पृष्ठों का एक अनुबंध तैयार कर लिया। जियांग यान ने अनुबंध की सावधानीपूर्वक समीक्षा की तथा ये पुष्टि करने के बाद कि इसमें कोई खामी नहीं है, उन्होंने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। ये धनराशि 2 दिनों के भीतर आपके तियानसी समूह के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। मुझे आशा है कि आप इस कॉस्मेटिक के उत्पादन और बिक्री को जल्द से जल्द प्राथमिकता देंगे, जियांग यान ने निर्देश दिया। चिंता मत करो, डीप ब्लू इंटरनेशनल जोरदार प्रदर्शन कर रहा है और मुझ पर बहुत दबाव है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह कॉस्मेटिक जल्द से जल्द लॉन्च हो, कियान सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुबंध 3 प्रतियों में था। जियांग यान ने एक प्रति झांग एन को सौंप दी और उसे कंपनी में वापस ले जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही जियांग यान विदाई लेकर जाने वाला था, अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। अंदर आएं, कियान सियाओ ने कहा। कार्यालय का दरवाजा तुरंत धक्का देकर खोला गया और एक युवक अंदर घुसा, जिसके हाथ में एक A4 आकार का कागज था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये तियान था। कियान सियाओ, मैंने त्वचा की देखभाल के प्रभाव वाला एक कॉस्मेटिक विकसित किया है। मैं जियांग यान, तुम यहाँ क्यों हो? जियांग यान को मुस्कुराते हुए और पास के सोफे पर बैठे देखकर ये तियान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वरिष्ठ भाई, मैं जियांग समूह का अध्यक्ष हूँ और मिस कियान तियानसी समूह की CEO हैं। मेरे लिए उनके साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए यहाँ आना बिल्कुल सामान्य बात है ना? जियांग यान ने बोलने के बाद मेज से चाय की चुस्की लेते हुए धीरे से कहा। ये तियान गुस्से में था, वह चाहता था कि वह जियांग यान के चेहरे पर मुक्का मार सके। कल अस्पताल में जो कुछ हुआ था वह सब उसके जहन में अभी भी ताजा था। अगर कियान सियाओ वहां न होता तो वह जियांग यान पर हमला कर चुका होता। तो क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? क्या अब तुम बाहर जा सकते हो? ये तियान ने ठंडे स्वर में कहा। जियांग यान ने आह भरते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, आपके यूसिटी आने से पहले गुरु ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बताया था कि हम भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन आप मेरे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं, जिससे मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। बकवास, कौन तुम्हारे साथ रहना चाहता है? मैं तुमसे कह रहा हूँ जियांग यान, अगर मेरी बहन ने मुझे कल नहीं रोका होता तो मैं तुम्हें मुक्का मार देता। यद्यपि ये तियान का गुस्सा जियांग यान पर था, लेकिन इससे कियान सियाओ बहुत नाराज हो गया।
आखिरकार यह उसका कार्यालय था और ये तियान सिर्फ कंपनी का सुरक्षा कप्तान था, फिर भी वह बकवास कर रहा था और ऐसी अप्रिय बातें कह रहा था। ये तो बहुत ही असभ्य बात थी। ये तियान, चुप रहो। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर कुछ नहीं है तो अभी निकल जाओ, कियान सियाओ ने झटके से कहा। ये तियान ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को बलपूर्वक दबाया, फिर कियान सियाओ के सामने आया और कहा, कियान सियाओ, मैंने सुना है कि आप पिछले कुछ दिनों से डीप ब्लू इंटरनेशनल के बारे में चिंतित हैं, इसलिए मैंने स्किन केयर प्रभावों के साथ एक कॉस्मेटिक विकसित करने के लिए ओवरटाइम काम किया है। देखो, मैंने जो कॉस्मेटिक विकसित किया है वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। बोलने के बाद ये तियान ने आत्मविश्वास से दवा का पर्चा कियान सियाओ को सौंप दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि कियान सियाओ ने उसकी ओर देखा तक नहीं और सीधे पर्चे को वापस धकेल दिया। मुझे माफ करना, आप बहुत देर से आए। हमारी कंपनी ने पहले ही एक नया कॉस्मेटिक तैयार कर लिया है और अब उसका उत्पादन और बिक्री शुरू होने वाली है, कियान सियाओ ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर ये तियान तुरंत अवाक रह गया। पिछले कुछ दिनों से जब भी उसके पास समय होता था वह कॉस्मेटिक नुस्खों पर शोध करता था, अनगिनत प्रयोग करता था और इतनी देर तक जागता रहता था कि वह लगभग असामान्य हो जाता था। लेकिन अब अंततः उन्हें परिणाम मिल गया है। लेकिन क्या यह एक कदम बहुत देर से हुआ है? ऐसा क्यों हो रहा था? मैंने सुना है कि समूह की प्रयोगशाला से कोई परिणाम नहीं मिला है। ये तियान ने हार मानने से इनकार करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से पूछा। हाँ, हमारी कंपनी की प्रयोगशाला से वास्तव में कोई परिणाम नहीं मिला है, लेकिन मुझे अन्य माध्यमों से कॉस्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ, कियान सियाओ ने बताया। मुझे देखने दो। ये तियान अब खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया। कियान सियाओ ने भौहें चढ़ाईं और ठंडे स्वर में कहा, ये तियान, अपनी पहचान मत भूलना, तुम तो बस हमारे तियानसी ग्रुप के एक सुरक्षा कप्तान हो और उस नए कॉस्मेटिक का नुस्खा हमारे ग्रुप का एक व्यावसायिक राज है। मैं तुम्हें वह कैसे दिखा सकता हूँ? तुम्हारे पास न तो अधिकार है न ही योग्यता। कियान सियाओ के शब्द ये तियान पर डाले गए ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थे, जिससे उसकी हड्डियां तक ठंडी हो गईं। पास में खड़ा जियांग यान लगभग जोर से हंस रहा था। वह बड़ी मुश्किल से, बहुत संघर्ष करके इसे रोक पाने में सफल रहे। तो फिर तुम्हें दवा किसने दी? कम से कम मुझे ये तो पता चल ही सकता है ना? ये तियान ने दांत पीसते हुए पूछा। माफ कीजिए, आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है, कियान सियाओ ने बेरुखी से कहा, फिर अपना हाथ हिलाया जैसे किसी मक्खी को भगा रही हो। ये तियान दवा की पर्ची पकड़े हुए एक भावशून्य भाव के साथ कियान सियाओ के कार्यालय से बाहर चला गया और बिना हिले डुले काफी देर तक दालान में एक लट्ठे की तरह खड़ा रहा। तभी जियांग यान कार्यालय से बाहर आया और ये तियान से धीमे स्वर में बोला, वरिष्ठ भाई, ज्यादा निराश मत होइए। मैं सचमुच आपकी, मेरे कनिष्ठ भाई, इस नुस्खे को विकसित करने में सक्षम होने के लिए प्रशंसा करता हूँ। अभी आपकी किस्मत खराब चल रही है। मैं बदकिस्मत हूँ, मैं बस बदकिस्मत हूँ। ये तियान ने पर्चे को पकड़ते हुए खुद से कहा। इस नुस्खे को फेंको मत, इसे संभाल कर रखो, शायद किसी दिन काम आ जाए। जियांग यान थोड़ा मुस्कुराया, फिर झांग इनके साथ तियानसी समूह की इमारत से बाहर चला गया। बाहर आकर जियांग यान अंततः जोर से हंसने लगा। वह अत्यधिक संतुष्टि के साथ हंसने लगा। डायरेक्टर जियांग, आप वाकई शानदार हैं। आप बुद्ध जैसे हैं और ये तियान बंदर राजा है, वह पूरी तरह से आपके हाथ की हथेली पर खेल रहा है। झांग ने उन्हें अंगूठा दिखाते हुए कहा। ऐसा मत कहो, वह मेरा वरिष्ठ भाई है, जियांग यान ने चिढ़ाते हुए कहा। जब उसने ऐसा कहा तो जियांग यान ने अपने दिल में ऐसा नहीं सोचा था। वरिष्ठ भाई, हे, मैं बड़ा खलनायक हूँ, सीनियर ब्रदर्स को हराने में माहिर हूँ। नायक, ये तियान की योजना में बाधा डालने के लिए मेजबान को बधाई। तियानसी ग्रुप में ये तियान की पदोन्नति निराशाजनक है और कियान सियाओ के साथ दरार और भी बढ़ गई है। इनाम 1500 विलेन पॉइंट्स। तब तक खलनायक प्रणाली की अधिसूचना अंततः उसके दिमाग में नहीं आई थी। जियांग यान को काफी समय से पता था कि खलनायक प्रणाली के निपटान में देरी हो रही है, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। और अब 1500 खलनायक अंकों के साथ जियांग यान के संचित अंक 9500 तक पहुंच गए हैं, जो उच्च स्तरीय सिस्टम स्टोर को अनलॉक करने से सिर्फ 500 कम है। उसे शेष 500 खलनायक अंक कहां से मिलेंगे? शायद अब उसे ये वांजू से मिलने जाना चाहिए, शायद वह उसे खलनायक अंक प्राप्त कर सके। लेकिन जियांग यान ने इस विचार को खारिज करने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाई। खलनायक प्रणाली के कार्य स्पष्ट नहीं है। एकमात्र आवश्यकता ये तियान को निशाना बनाना, ये तियान को नष्ट करना और उससे संबंधित सभी चीजों को जब्त करना है। खलनायक अंक प्राप्त करने के लिए उसे चरणबद्ध परिणाम प्राप्त करने होंगे। केवल अनुकूलता बढ़ाने से खलनायक अंक प्राप्त होने की संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए, कल रात ये वांजू भी उसे अपने शरीर से चुकाना चाहती थी। जियांग यान के साथ शारीरिक संबंध बनाने को तैयार थी, लेकिन सिस्टम ने किसी भी खलनायक अंक को पुरस्कृत नहीं किया। इससे ये देखा जा सकता है कि खलनायक अंक प्राप्त करने के लिए उसे ये तियान के इर्द गिर्द घूमना होगा, जिससे उसके कार्यों और विकास में बाधा आएगी। डायरेक्टर जियांग, अब हम कहां जा रहे हैं? झांग ने पूछा। जियांग यान ने आदेश दिया, टैक्सी लेकर कंपनी में वापस जाओ और अनुबंध मेरे कार्यालय में रख दो। हाँ, झांग तुरंत कार से बाहर निकला और चला गया। जियांग यान स्वयं गाड़ी चलाकर जियांग परिवार के विला में वापस आ गया। उसने कल वू किंग्यू को खड़ा किया था, इसलिए उसे आज उसके साथ जाना पड़ा। उसे स्थिर करने और उसका दिल जीतने के लिए केवल अंगूठी पर निर्भर रहना बहुत अविश्वसनीय था। हालांकि जियांग यान को आश्चर्य हुआ जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि वू किंग्यू वहां नहीं था। माँ, किंग्यू कहाँ है? जियांग यान ने जियांग माँ को ढूंढा और पूछा। जियांग माँ ने डांटा, वह बस ये कहकर बाहर गई है कि वह खरीदारी करने जा रही है। बेटा, जब भी तुम्हारे पास समय हो तुम्हें किंग्यू के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। वह इतनी दूर तुमसे मिलने आई है, लेकिन तुम्हें तो बस काम से मतलब है। तुम उसे ऐसे ही दुखी कर दोगे। क्या मैं उसके साथ वापस नहीं आया था? मुझे कैसे पता चलता कि वह अकेली खरीदारी करने गई थी? इससे पहले कि जियांग यान बोलना समाप्त कर पाता, उसका शरीर अचानक कांप उठा। मूल कार्य में ये तियान संयोगवश वू किंग्यू से मिला जब वह उसी दिन बाहर गया था जब उसने शोध किया हुआ नुस्खा कियान सियाओ को सौंप दिया था। इसके बाद से ही ये तियान और वू किंग्यू एक दूसरे के साथ जुड़ गए और मूल जियांग यान की वू किंग्यू से धीरे धीरे निराशा के साथ वू किंग्यू धीरे धीरे ये तियान की बाहों में गिर गया। आज ये तियान कियान सियाओ का पक्ष लेने में असफल रहा और उसने जो नुस्खा खोजा था वह बेकार हो गया। लेकिन अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो वह फिर भी वू किंग्यू से मिलेंगे। अरे नहीं, ये तो बड़ी मुसीबत है। बेटा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, किंग्यू एक सौम्य और समझदार लड़की है और वह भी। जियांग माँ अभी भी जियांग यान को सता रही थी, लेकिन जियांग यान का उससे बात करना जारी रखने का कोई मन नहीं था। माँ, मुझे एक जरूरी काम है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जियांग यान बिना पीछे देखे विला के लिविंग रूम से बाहर निकल गया। मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। यह आदमी और भी ज्यादा हद पार करता जा रहा है, जियांग माँ ने गुस्से से कहा। सेंट्रल स्ट्रीट, यू सिटी, क्रिस्टल बार। ये तियान नशे में था, उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था।
उसने सोचा था कि पहाड़ों से उतरने वाले एक गुरु के रूप में वह आसानी से कियान सियाओ का विश्वास जीत लेगा और उसकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करके वह अंततः सुंदरी को जीत लेगा। लेकिन कियान सियाओ से मिलने से लेकर अब तक वह एक बार भी सफल नहीं हुआ था। कहाँ गलत हुआ? क्या उसकी किस्मत सचमुच इतनी खराब है? ये तियान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति लगातार उसे रोक रही है। वह नहीं जानता था कि यह अवरोधक शक्ति जियांग यान से उत्पन्न हुई थी। नहीं, वह इतना निराश नहीं रह सकता। धन संपत्ति, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह यहाँ शराब में अपना दुख कैसे डुबो सकता है? ये तियान ने खुद को उत्साहित किया, बिल का भुगतान किया और क्रिस्टल बार से बाहर निकल गया और उस होटल में वापस जाने का इरादा किया जहां वह रुका हुआ था। लेकिन जब वह एक छोटी सी गली से गुजरा तो अचानक उसे गली के भीतर से एक महिला की आवाज आती हुई सुनाई दी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि खिलवाड़ मत करो। मैं जियांग यान की प्रेमिका हूँ। क्या तुम जानते हो कि जियांग यान कौन है? वह जियांग समूह का निदेशक जियांग है, जियांग परिवार का युवा स्वामी। यदि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो वह तुम्हें जाने नहीं देगा। जियांग यान की प्रेमिका। ये तियान को तुरंत ही वह सौम्य और प्यारी सुंदरता याद आ गई जो उसने पहले जियांग यान के साथ देखी थी। क्या वह खतरे में है? ये तियान तुरंत गली में भागा और देखा कि युवा गुंडों का एक समूह बुकिंग यू को दीवार के सहारे घेर रहा है। बुकिंग यू सिकुड़ी हुई थी, एक भयभीत पक्षी की तरह कांप रही थी, उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। ये सचमुच वह थी। ये तियान ने एक नजर में बुकिंग यू को पहचान लिया और बहुत खुश हुआ। यह एक महान अवसर था, सुंदरता को बचाने वाले नायक के लिए एकदम सही। और ये औरत कियान सियाओ से कम खूबसूरत नहीं थी। अगर वह जियांग यान की प्रेमिका हो सकती है तो उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बुरी नहीं होगी, हो सकता है वह किसी बड़े घराने की बेटी भी हो। ये सोचकर ये तियान का दिल उत्साह से जल उठा। लेकिन जैसे ही ये तियान अपनी चाल चलने और हीरो सेव्स द ब्यूटी एक्ट करने वाला था, एक काली मर्सिडीज तेजी से आई और गली के प्रवेश द्वार पर रुक गई। तभी एक युवक कार से बाहर निकला। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जल्दबाजी में आया जियांग यान था। तुम सब रुक जाओ। जियांग यान दहाड़ा तुरंत गली में भाग गया, युवा गुंडों को एक तरफ धकेल दिया और बुकिंग यू को बचा लिया। बुकिंग यू आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थे। उन्होंने कहा, जियांग यान तुम यहाँ क्यों हो? आप खतरे में हैं, मैं कैसे नहीं आ सकता? जियांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर हतप्रभ ये तियान की ओर देखा। सौभाग्यवश वह समय पर पहुंच गया, अन्यथा ये वास्तव में मूल कार्य की तरह सामने आता जिसमें ये तियान बुकिंग यू को बचाता और उसका पक्ष जीतता। आखिर आप हैं कौन? पीले बालों वाले अग्रणी युवक ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, लेकिन जियांग यान ने उसकी परवाह नहीं की और सीधे उसे कई मीटर पीछे धकेल दिया। ये देख अन्य युवा बदमाशों ने तुरंत हमला कर दिया। हालांकि लोगों का ये समूह जियांग यान के लिए कोई मुकाबला नहीं था। जियांग यान आखिरकार एक 5 रैंक का मार्शल आर्टिस्ट था। यदि वह कुछ युवा गुंडों को भी नहीं संभाल सकता था तो उसे वास्तव में टोफू का एक टुकड़ा ढूंढ लेना चाहिए था जिससे वह अपना सिर टकराकर मर जाए। हालांकि ये तियान के सामने अपनी ताकत का बहुत अधिक खुलासा करने से बचने के लिए जियांग यान ने पूरी ताकत नहीं लगाई। मात्र आधे मिनट में ही जियांग यान ने युवा गुंडों के इस समूह को पूरी तरह से हरा दिया। तुम में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी तुम त्रिगुट के सदस्यों की तरह व्यवहार करने और समाज में घुलने मिलने की कोशिश करते हो। क्या तुम इसके लायक हो? तुम सब यहाँ से चले जाओ। अगर अगली बार फिर से देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियांग यान ने बेरुखी से डांटा। युवा गुंडों का यह समूह बुरी तरह डर गया था। जैसे ही जियांग यान ने बोलना खत्म किया, वे तुरंत भाग गए और एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और इन युवकों के चले जाने के बाद जियांग यान ने ये तियान की ओर देखा। ओह, क्या संयोग है, वरिष्ठ भाई आप भी यहाँ हैं। जियांग यान के चिढ़ाने वाले लहजे को सुनकर ये तियान का चेहरा तुरंत गुस्से से पीला पड़ गया। उन्होंने मूल रूप से एक नायक के रूप में कार्य करने और बुकिंग यू को बचाने की योजना बनाई थी, लेकिन जियांग यान समय पर पहुंच गया, श्रेय चुरा लिया और सीधे तौर पर उसे अभिनय करने का मौका नहीं दिया। ऊर्जा से भरपूर होने और उसका उपयोग करने के लिए कहीं भी जगह न होने की यह भावना सचमुच असहनीय थी। जियांग यान, ये फिर से तुम हो? ये तियान ने अपने दांत पीस लिए। हालांकि जियांग यान ने सीधे ये तियान को बीच में ही रोक दिया और मुस्कुराते हुए किंग यू से कहा, किंग यू, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। वह मेरे वरिष्ठ भाई ये तियान हैं। नमस्ते वरिष्ठ भाई। ये किंग यू ने आज्ञाकारी ढंग से उसका अभिवादन किया। जियांग यान ने आगे कहा, वरिष्ठ भाई, जब आप यहाँ हैं तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आप किस बात से हिचकिचा रहे थे? आप इतने कुशल हैं, अगर आपने तुरंत कार्रवाई की होती तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। ये तियान तुरंत और भी अधिक क्रोधित हो गया और पछतावे से भर गया। किंग यू को खतरे में पाकर उसे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किनारे पर बहुत अधिक सोचा, जिससे उपयुक्त अवसर चूक गया और अंततः जियांग यान ने नायक बनने का मौका छीन लिया। इस समय ये तियान ने चाहा कि काश वह जमीन पर एक ईंट ढूंढ पाता और अपने माथे पर मार लेता। शायद वरिष्ठ भाई ये ने मुझे पहचाना नहीं, आखिरकार मैं उनसे केवल एक बार ही मिला हूं, किंग यू ने धीरे से कहा। ये तियान अब केवल अपनी कड़वाहट को निगल सकता था। मुस्कुराते हुए ये तियान ने किंग यू के शब्दों का पालन किया और कहा, मैं वास्तव में उसे अभी तुरंत नहीं पहचान पाया, अन्यथा मैं तुरंत उसके बचाव के लिए दौड़ पड़ा होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी यहाँ हूँ, चाहे आप अभिनय करें या नहीं, यह एक ही बात है, वरिष्ठ भाई, जियांग यान ने उदासीनता से कहा। जियांग यान के सहज स्वर ने ये तियान को क्रोधित कर दिया, लेकिन अब उसके पास जियांग यान से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। ओह सीनियर भाई, आपसे शराब की इतनी तेज गंध क्यों आ रही है? आप दिन दहाड़े क्यों पी रहे हैं? क्या यह अपने दुखों को दबाने के लिए है? सीनियर भाई, आप बहुत ज्यादा दूरी बना रहे हैं। अगर आपको कोई चिंता है तो मुझे बताइए, अकेले क्यों पी रहे हैं? जियांग यान ये तियान को चिढ़ाता रहा, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह उसे उकसाएगा। ये और भी बेहतर होगा यदि वह ये तियान को उकसाए। यदि ये तियान ने किंग यू के सामने नियंत्रण खो दिया और कुछ अतार्किक काम किया तो वह इस जीवन में कभी भी किंग यू को जीत नहीं पाएगा। जैसी कि उम्मीद थी, जियांग यान की बातें सुनकर ये तियान का चेहरा तुरंत गुस्से से पीला पड़ गया और उसकी छाती तेजी से धड़कने लगी। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, ये तियान ने ठंडे स्वर में कहा, फिर मुड़कर चला गया। ये तियान के पीछे हटे हुए रूप को देखकर किंग यू ने भौहें चढ़ाईं, तुम्हारे वरिष्ठ भाई का स्वभाव इतना खराब क्यों है? क्या वह हमेशा से ऐसे ही रहे हैं? जियांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मेरे गुरु का प्रिय शिष्य है, सबसे बड़ा शिष्य, इसलिए निश्चित रूप से वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। किंग यू ने कहा, शुरू में मैंने सोचा था कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके करीब जाया जाए। जियांग यान को अविश्वसनीय खुशी महसूस हुई। अगर वह समय पर नहीं पहुंचा होता और ये तियान ने किंग यू को बचा लिया होता, शायद ये तियान किंग यू को जीत सकता था और उसका पक्ष प्राप्त कर सकता था। हालांकि अब जियांग यान समय पर पहुंच गया था, जिससे ये तियान का किंग यू से संपर्क करने का सबसे अच्छा और शायद एकमात्र मौका पूरी तरह से खत्म हो गया। इस तरह उसे अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, चलो घर चलें।
जियांग यान अब सचमुच बहुत खुश था, उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। किंगयू एक छोटे पक्षी की तरह जियांग यान के पीछे गली से बाहर निकला और उसके साथ जियांग परिवार के विला में वापस आ गया। एक निश्चित होटल स्वीट। ये तियान ने गुस्से में कांच की एस्ट्रे जमीन पर पटक दी। तुम जियांग यान बार बार मेरे रास्ते में रोड अटका रहे हो, मेरे मौके छीन रहे हो। जब तक हम में से कोई एक हार नहीं जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, ये तियान ने दांत पीसते हुए कहा। तभी ये तियान का फोन अचानक जोर से बज उठा। फोन उठाते ही उसने देखा कि ये दादाजी कियान सियाओ के दादा का फोन था। उसके चेहरे के भाव पन्ना पलटने से भी तेजी से बदल गए। एक पल वह गुस्से में था तो अगले ही पल उसकी मुस्कान चापलूसी से भर गई। दादाजी कियान, आप अचानक मुझसे संपर्क क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ गड़बड़ है? ये तियान ने चापलूसी से पूछा। दादाजी कियान ने हंसते हुए कहा, ये तियान, कल रात कियान सियाओ का जन्मदिन है और मैं जन्मदिन के भोज की योजना बना रहा हूँ। तुम्हें अवश्य आना चाहिए। ये सुनकर ये तियान तुरंत बहुत खुश हो गया। एक अवसर आ गया है। लेकिन ये तियान ने परेशान होने का नाटक किया और कहा, दादाजी कियान, आप नहीं जानते, कियान सियाओ अब मुझसे इतनी नफरत करती है कि वह कंपनी में मुझसे बचती है और मुझसे मिलती भी नहीं है। मैंने खुशी खुशी उसे अपना बनाया हुआ नुस्खा दे दिया, लेकिन उसने बस उसका उपहास किया। अफसोस, मैं सचमुच अपनी बुद्धि के अंत पर हूँ। ऐसी कोई बात है, चिंता मत करो, बस कल रात आ जाना और मैं तुम्हारे बारे में अच्छी बातें कहूंगा। बेशक तुम्हें भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ये तियान, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं और मुझे विश्वास है कि तुम कियान सियाओ का दिल जीत सकते हो। दादाजी कियान रुके, फिर बोले, तुम्हारे गुरु ने उस समय मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हारे गुरु की दया का बदला चुकाने की कसम खाई है, इसलिए मैं तुम्हें और कियान सियाओ को एक साथ लाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन तुम्हें भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये तियान ने, जाहिर है, बार बार सिर हिलाया। फोन रखने के बाद ये तियान उत्साह से कमरे में इधर उधर घूमने लगा और यह सोचने लगा कि कैसे जल्दी से कियान सियाओ को मना लिया जाए। कियान सियाओ इस समय उसे नजरअंदाज कर रही थी और उससे मिलने से इनकार कर रही थी। उसे मनाने के लिए ऐसा लग रहा था कि साधारण तरीके काम नहीं करेंगे, उसे कुछ तरकीबें अपनानी होंगी। ये सोचते ही ये तियान के चेहरे पर एक भयावह भाव उभर आया। कियान सियाओ, इस बार मुझे दोष मत दो, तुमने मुझे ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया, ये तियान ने ठंडे स्वर में कहा। फिर ये तियान ने व्यंग्य किया और खुद से बुदबुदाया, और तुम जियांग यान, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी बातें सुनने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन क्या तुम मास्टर की बातें सुनने की हिम्मत नहीं करते? फिर ये तियान ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मास्टर, जियांग यान बहुत ज्यादा है। जब मैं पहाड़ से नीचे यू सिटी आया तो उसने न केवल आपके आदेशानुसार मेरी सहायता नहीं की, बल्कि उसने बार बार मेरी योजनाओं को भी बर्बाद कर दिया। जियांग यान धोखेबाज है और आपकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। अगर आपने उस पर लगाम नहीं लगाई तो वह दुनिया को उलट पुलट कर देगा। ये तियान ने अपने शयन कक्ष में बैठी एक नाराज महिला की तरह अपने गुरु किंगचेन जैनरेन के सामने अपनी शिकायतें रखी। किंगचेन जैनरेन ने तुरंत गुस्से से कहा, वह इतना दुस्साहसी होगा? तुम रुको, मैं अभी उससे पूछती हूँ। जल्दी मत कीजिए मास्टर, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। कल रात मिस कियान के परिवार का जन्मदिन है, इसलिए दादाजी कियान एक जन्मदिन का भोज आयोजित कर रहे हैं और उन्होंने मुझे भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मास्टर, मुझे कियान सियाओ बहुत पसंद है और कल रात का यह अवसर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा छोटा भाई भोज में मेरे साथ सहयोग करे और मेरी इज्जत बचाने में मेरी मदद करे। लंबे भाषण के बाद अंततः उन्होंने फोन रख दिया। अपनी योजना को दोषरहित मानते हुए ये तियान ने अपने चेहरे पर अहंकारी भाव के साथ बार बार उपहास किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कल रात के भोज का सुंदर दृश्य पहले से ही देख लिया था, जहां जियांग यान को कुत्ते की तरह जमीन पर पटक दिया जाएगा, जिससे वह उठ नहीं पाएगा और कियान सियाओ अपने कपड़े उतारकर उसकी बाहों में गिर जाएगी। जियांग परिवार के विला हॉल में जियांग यान गहन विचार में डूबा हुआ था। मूल उपन्यास के अनुसार ये तियान के लिए कियान सियाओ पर विजय पाने का महत्वपूर्ण क्षण तेजी से निकट आ रहा था। मूल घटनाक्रम यह था कि जब ये तियान ने कियान सियाओ को औषधीय नुस्खे से प्रसन्न किया तो कियान सियाओ ने न केवल उसे पदोन्नत किया और उसका वेतन बढ़ाया, बल्कि उसके प्रति गहरा लगाव भी विकसित कर लिया। इसके अलावा कियान सियाओ के दादाजी ने ये तियान के लिए एक अवसर बनाने हेतु जन्मदिन का भोज आयोजित करके उसकी सहायता की, जिसके कारण ये तियान ने भोज में नशे में धुत कियान सियाओ के साथ संबंध बनाए और सफलतापूर्वक उसे जीत लिया। हालांकि अब जियांग यान ने औषधीय नुस्खे से कियान सियाओ को खुश करने की ये तियान की योजना को विफल कर दिया था, इसलिए ये लिंक पहले ही विफल हो चुका था। भले ही कियान सियाओ के दादाजी ने निर्धारित समय के अनुसार भोज का आयोजन किया हो, फिर भी ये तियान के लिए कियान सियाओ को जीतना मुश्किल होगा, जैसा कि उसने मूल रूप से किया था, और एक गलत कदम उसे और भी खतरनाक स्थिति में डाल सकता है। यदि जियांग यान ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ये तियान को कियान सियाओ से चावल पकाने का मौका मिल सकता था, बशर्ते वह काफी कोशिश करता। लेकिन चूंकि जियांग यान यहाँ था, इसलिए ये तियान को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। यह एहसास होने पर जियांग यान के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या कुछ खास हुआ है? बुकिंगयू ने उत्सुकता से एक छिला हुआ लोंगन जियांग यान के मुंह से लगाते हुए पूछा। जियांग यान ने लोंगन खाया और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस कुछ खुशनुमा यादें याद आ गईं। क्या बात है, बताओ मुझे, बुकिंगयू ने तुरंत जोर दिया। लेकिन तभी जियांग यान को उसके मालिक किंगचेन जैनरेन का फोन आया। बुकिंगयू तुरंत उठकर चली गई। एक प्रतिष्ठित परिवार से होने के कारण वह जानती थी कि क्या सुनना है और क्या नहीं, यही कारण है कि उसने सक्रियता से खुद को माफ कर दिया। जियांग यान, मैंने आपके वरिष्ठ भाई से सुना है कि आपने पहाड़ से नीचे उतरने के दौरान उनकी मदद नहीं की जैसा मैंने निर्देश दिया था। किंगचेन जैनरेन का स्वर बहुत नाखुश था। जियांग यान ने मन ही मन उपहास किया। ये तियान की मदद करो, ये पहले से ही काफी विनम्र है कि मैंने उसे अभी तक नहीं मारा है। गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मैंने वरिष्ठ भाई की मदद नहीं की, बल्कि बात यह है कि वरिष्ठ भाई मेरे प्रति बहुत गहरा पूर्वाग्रह रखते हैं। जैसे ही मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे डांटना और मारना शुरू कर दिया। मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता था, जियांग यान ने जानबूझकर असहाय स्वर में कहा। क्या हो रहा है? क्या तुमने उसे कहीं परेशान कर दिया है? किंगचेन जैनरेन ने पूछा। जियांग यान ने कुछ भी नहीं छिपाया और तुरंत समझाया, मुझे भी नहीं पता, मैं हमेशा बहुत सावधान रहा हूँ। गुरुजी, आपने मेरे साथ सचमुच अन्याय किया है। मुझे ये मत बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा चरित्र नहीं जानता? हे, तुम तो बस एक निकम्मे इंसान हो, मिट्टी का एक टुकड़ा जिसे दीवार पर नहीं चिपकाया जा सकता। जरूर तुमने ही कुछ गलत किया होगा, इसीलिए तुम्हारे बड़े भाई तुमसे नाराज हैं। किंगचेन जैनरेन ने उसे बेरुखी से डांटा। तुम बूढ़े आदमी हो, तुम पूरी तरह से वरिष्ठ भाई का पक्ष लेते हो। चूंकि आप मेरे प्रति निर्दयी और अन्यायी हैं, इसलिए भविष्य में आपके प्रति असभ्य व्यवहार करने के लिए मुझे दोष न दें। जियांग यान ने अपनी नाराजगी दबाते हुए कहा, हाँ गुरुजी, मैं भविष्य में अधिक सावधान रहूंगा। किंगचेन जैनरेन ने आगे कहा, आपके वरिष्ठ भाई ने अभी मुझसे संपर्क किया और कहा कि दादाजी कियान कल रात एक भोज का आयोजन करेंगे और आपके वरिष्ठ भाई इसमें शामिल होंगे।
जियांग यान, याद रखो, ये बोझ तुम्हारे वरिष्ठ भाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें उनके साथ सहयोग करना चाहिए और बोझ में उनकी मदद करनी चाहिए। जियांग यान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? यह आसान है, बस अपने वरिष्ठ भाई को भोज में दिखावा करने दो। जब वह तुम्हें कुश्ती के लिए बुलाएगा तो तुम उससे हार जाओगे। क्या यह पर्याप्त नहीं होगा? जियांग यान, तुम इतनी छोटी सी बात को संभालने में असमर्थ तो नहीं होगे, है ना? किंगचेन जेनरेन ने ठंडे स्वर में कहा। जियांग यान को अंदर से बहुत असहज महसूस हुआ। एक गुरु के रूप में वह वास्तव में चाहते थे कि उनका दूसरा शिष्य जानबूझकर अपने पहले शिष्य से हार जाए ताकि वह दिखावा कर सके और एक महिला का पक्ष जीत सके। ये तो बहुत ही अपमानजनक था। कोई उत्तर? किंगचेन जेनरेन ने अधीरता से पूछा। हाँ, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे, जियांग यान ने दांत पीसते हुए कहा। जियांग यान वास्तव में ये तियान और किंगचेन जेनरेन को तुरंत मारना चाहता था। यह अफसोस की बात है कि वह उन्हें हरा नहीं सका। किंगचेन जेनरेन बाहरी तौर पर दूसरे दर्जे का मार्शल कलाकार था, लेकिन वास्तव में वह प्रथम श्रेणी का शीर्ष मास्टर था। उन्होंने जानबूझकर अपनी ताकत को छुपाया ताकि वे किसी की नजर में न आए और बाहरी लोगों को उनकी असली क्षमताओं के बारे में पता न चले। ऐसे पुराने षड्यंत्रकारी से निपटना निश्चित रूप से नायक के तियान से निपटने से दसियों या सैकड़ों गुना अधिक कठिन था। अगर किंगचेन जेनरेन नाराज हो गए और उन्होंने दस्तक दी तो पूरे जियांग परिवार को घुटने टेकने पड़ेंगे। इसलिए अब जियांग यान के पास उनकी मांगों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लगता है कि आप अभी भी बहुत समझदार हैं। हे, चिंता न करें, जब तक आप इस मामले को अच्छी तरह से संभालते हैं, मैं आपके वरिष्ठ भाई से आपको शुद्ध ध्यान कला सिखाऊंगा। किंगचेन जेनरेन ने फिर से जियांग यान से बड़े वादे करने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किंगचेन जेनरेन ने फोन रख दिया। जियांग यान ने अपना फोन रख दिया और गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए सोफे पर बैठ गया। तभी वू किंगयू अंदर आया और जियांग यान के सामने गर्म चाय का कप रख दिया। अभी अभी तुम्हें किसने फोन किया? वू किंगयू ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद पूछा। जियांग यान ने उत्तर दिया, यह मेरे गुरु किंगचेन जेनरेन थे। वह चाहते हैं कि मैं पूरे दिल से अपने वरिष्ठ भाई की मदद करूं। ऐसा अनुरोध करना थोड़ा ज्यादा लगता है ना? वू किंगयू ने भौहें चढ़ाईं। आज सुबह ये तियान के नाराजगी भरे प्रस्थान को याद करते हुए वू किंगयू को बहुत असहज महसूस हुआ। जियांग यान ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, लेकिन उसने दिखावा किया और नाराजगी जताई। ऐसे में जियांग यान को इतना दोस्ताना व्यवहार करने की क्या जरूरत थी? वू किंगयू को अपने प्रति इतना चिंतित देखकर जियांग यान बहुत खुश हुआ। वह हंसा, फिर बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास स्वाभाविक रूप से एक उपाय है, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे वैसे दादाजी कियान कल रात कियान सियाओ के जन्मदिन का भोज देंगे, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ठीक है, वू किंगयू ने प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जियांग यान उसे भोज में ले जाने को तैयार था, जो कि वह चाहती थी, इसलिए निश्चित रूप से उसने मना नहीं किया। अगली शाम जियांग यान अपनी काली मर्सिडीज चलाते हुए वू किंगयू को कियान परिवार के विला के प्रवेश द्वार पर ले गया। कियान परिवार के विला के मुख्य द्वार के सामने सड़क पर हर जगह कारें पहले से ही खड़ी थीं और वे सभी लग्जरी कारें थीं। BMW, मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, फरारी इत्यादि हर जगह मौजूद थे। यदि कोई अनजान व्यक्ति यहां आए तो वह यही सोचेगा कि यहां कोई लग्जरी कार प्रदर्शनी आयोजित हो रही है। जियांग यान ने बचपन से ऐसे दृश्य अनगिनत बार देखे थे, इसलिए उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। वू किंगयू भी जियांग यान जैसी ही थी, आखिरकार वह भी एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ होगा। इस समय जैसे ही जियांग यान ने वू किंगयू का हाथ पकड़ा और मुख्य द्वार पर पहुंचा, अन्य मेहमान जो भोज के लिए कियान परिवार के विला में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे थे, सभी ने उसे पहचान लिया। ओह, क्या ये जियांग शाओ नहीं है? जियांग शाओ, क्या आप भी मिस कियान के जन्मदिन के भोज के लिए यहाँ हैं? जियांग शाओ और मिस कियान के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं, इसलिए उनका आना और अपना समर्थन दिखाना स्वाभाविक है। जियांग शाओ, आपके बगल में ये कौन है? जियांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा, उसका नाम वू किंगयू है और वह मेरी प्रेमिका है। मेरी प्रेमिका शब्द सुनते ही वू किंगयू के खूबसूरत चेहरे पर तुरंत गहरी शर्मिंदगी फैल गई। इसके अलावा वह बहुत खुश थी, क्योंकि यद्यपि जियांग यान पहले भी उसके साथ इसी तरह के समारोहों और भोजों में शामिल हो चुका था, लेकिन उसने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपने प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब जियांग यान ने खुले तौर पर घोषणा की कि वू किंगयू उसकी प्रेमिका थी, जिससे स्वाभाविक रूप से वू किंगयू बहुत खुश हुई और सुरक्षित महसूस किया। मिस वू यू सिटी से नहीं है ना? मैंने हमारे यू सिटी में मिस वू जैसी खूबसूरत महिला के बारे में पहले कभी नहीं सुना। वास्तव में मिस वू सचमुच बहुत खूबसूरत हैं, जियांग शाओ के लिए एकदम उपयुक्त हैं। जियांग शाओ, अंततः अपने जीवन साथी को पाने पर बधाई। यद्यपि ये लोग भी प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन वे जियांग यान से तुलना नहीं कर सकते थे। आखिरकार जियांग परिवार यू शहर में एक शीर्ष समृद्ध परिवार था। उनके लिए लगातार जियांग शाओ की चापलूसी करना पूरी तरह से सामान्य था। चलो दरवाजे पर बातें मत करो, जल्दी से अंदर चलो, आखिरकार भोज शुरू होने वाला है, जियांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा। कियान परिवार के विला के प्रथम तल के हॉल को अब भोज कक्ष के रूप में सजाया गया था। ये स्पष्ट था कि दादाजी कियान अपनी पोती कियान सियाओ के जन्मदिन को बहुत महत्व देते थे और इस जन्मदिन के भोज को सफल बनाने के लिए भोज हॉल को शानदार ढंग से सजाया गया था। छत से 3 विशाल क्रिस्टल के झूमर लटक रहे थे तथा फर्श पर एक शानदार लाल कालीन बिछा हुआ था। वहां खड़े होकर ही कोई भी भव्यता और विलासिता का एहसास कर सकता था। दीवार के सामने लगभग 20 मीटर लंबी एक लंबी मेज थी, जिस पर विभिन्न प्रकार की उत्तम छोटी पेस्ट्री रखी हुई थी और पास में ही एक समर्पित पेस्ट्री शेफ भी ताजा पेस्ट्री बना रहा था। पेस्ट्री के अलावा लंबी मेज पर पेय पदार्थों का भी पूरा चयन उपलब्ध था। काले टेलकोट पहने वेटर मेहमानों के बीच शान से घूम रहे थे, ट्रे पकड़े हुए थे और उनके हाथों में पेय पदार्थ दे रहे थे। यदि इन सब का वर्णन 2 शब्दों में करना हो तो वह होगा उच्च श्रेणी। बेशक न तो जियांग यान और न ही वू किंगयू ऐसे दृश्य से आश्चर्यचकित होंगे। इस समय जियांग यान वू किंगयू का नेतृत्व कर रहा था और उसे उपस्थित मेहमानों से परिचित करा रहा था। किंगयू, ये बॉस झाओ वेन्युवान है, वह हमारे यू शहर में एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट मैग्नेट है। ये सुश्री चेन लैन है, वह हमारे यू सिटी की सबसे प्रसिद्ध महिला लेखिका हैं। आपने उनकी प्रतिनिधि कृति स्टॉर्म मैनर के बारे में सुना होगा। और यह झूचांग है, हमारे यू सिटी में रुईफेंग बैंक का महाप्रबंधक, मैं अक्सर उसके साथ काम करता हूँ। वू किंगयू जियांग यान के साथ विनम्रतापूर्वक उच्च समाज के लोगों का अभिवादन करते हुए सुंदर और आकर्षक ढंग से व्यवहार कर रहे थे। जियांग यान जितना अधिक वू किंगयू को देखता उतना ही अधिक उसके प्रति आकर्षित होता जाता। यद्यपि ये वांझू भी बहुत सुंदर थी, उसकी सुंदरता और आकृति वू किंगयू से कम नहीं थी, लेकिन वू किंगयू जैसी महिला वास्तव में एक प्रमुख परिवार की प्रतिष्ठित युवती का आचरण रखती थी। सरल शब्दों में कहें तो वू किंगयू में एक महान पत्नी का आभामंडल था। केवल ऐसी महिला में ही जियांग परिवार जैसे समृद्ध परिवार का प्रबंधन करने में मदद करने की क्षमता और भावना होगी। इस संबंध में ये वांझू वास्तव में बहुत पीछे था। तभी धीरे धीरे मधुर संगीत बजने लगा।
पियानो की मधुर संगीत संगत हॉल में पहाड़ी नदी की तरह बह रही थी, जिससे लोगों को ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। इसके तुरंत बाद दादाजी कियान अपने बेटों और बेटियों के साथ प्रकट हुए और उनमें से कियान सियाओ सबसे आकर्षक था। आज कियान सियाओ ने गुलाबी रंग का शाम का गाउन पहना हुआ था। वह राजकुमारी की तरह सजी हुई थी और सिर से पैर तक विलासिता की आभा बिखेर रही थी। मेरी पोती के जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए बढ़ो आपका धन्यवाद। कियान यहाँ अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता है और आपसे अनुरोध करता है कि आप सभी इस भोज का भरपूर आनंद लें। दादाजी कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उपस्थित मेहमानों ने कियान सियाओ पर उत्सुक निगाहें डाली। विशेषकर एकल युवा पुरुष। वे सभी जानते थे कि यद्यपि यह भोज कियान सियाओ के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था, दादाजी कियान द्वारा विशेष रूप से इसकी मेजबानी करने का एक अन्य उद्देश्य कियान सियाओ के लिए भावी पति ढूंढना था। इसलिए वे सभी अपनी ताकत वापस पकड़ रहे थे, कियान सियाओ के सामने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थे। उन्हें क्या पता था कि दादाजी कियान के मन में पहले से ही एक उम्मीदवार था। ये तियान, एक पल के लिए यहाँ आओ। दादाजी कियान ने अचानक भीड़ में ये तियान की ओर हाथ हिलाया। तभी जियांग यान और वुकिंग यू को एहसास हुआ कि ये तियान आ गया है। ये तियान ने अपने हाथ में रखा गिलास नीचे रख दिया और फिर जल्दी से दादाजी कियान के पास चला गया। दादाजी कियान ने तुरंत उपस्थित सभी लोगों से उनका परिचय कराया। ये श्री ये तियान हैं। वे किंगचेंग जेनरेन के सबसे बड़े शिष्य हैं, अत्यधिक कुशल हैं और वर्तमान में मेरी पोती कियान सियाओ की कंपनी में काम करते हैं। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने तुरंत आश्चर्यचकित होकर ये तियान की ओर देखा। उन सभी ने किंगचेंग जेनरेन के महान नाम के बारे में सुना था। ये सर्वविदित था कि किंगचेंग जेनरेन यू सिटी क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध मार्शल आर्ट मास्टर थे। अपनी युवावस्था में उन्होंने कई मार्शल कलाकारों को चुनौती दी थी और कई मार्शल कलाकारों ने उन्हें चुनौती दी थी। लेकिन आज तक किंगचेंग जेनरेन को कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा। इससे ये देखा जा सकता है कि किंगचेंग जेनरेन की शक्ति कितनी मजबूत थी। अप्रत्याशित रूप से ये तियान नाम का ये युवक किंगचेंग जेनरेन का सबसे बड़ा शिष्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि दादाजी कियान ने उसे इतना महत्व दिया। क्या ये तियान वह आदर्श पति हो सकता है जिसे दादाजी कियान ने अपनी पोती कियान सियाओ के लिए चुना है? एक पल के लिए वहां उपस्थित सभी लोगों ने ये तियान की ओर जिज्ञासा, आश्चर्य और ईर्ष्या भरी नजरों से देखा। इतने सारे लोगों का ध्यान पाकर ये तियान को थोड़ा हल्का महसूस हुआ। अचानक ये तियान ने जियांग यान और वुकिंग यू को अपने पास देखा। ये तियान की अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, जियांग यान से नजरें मिलाने से बचते हुए। शो शुरू होने का अभी समय नहीं हुआ है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तियान ने मन ही मन सोचा। परिचय समाप्त होने के बाद भोज आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। कियान सियाओ ने स्पष्ट रूप से जानबूझकर ये तियान से दूरी बनाए रखी, मूल रूप से उनसे मुलाकात नहीं की, बल्कि अन्य मेहमानों का दूर से ही अभिवादन किया। दादाजी कियान ने भी स्पष्ट रूप से देखा कि उनकी पोती ये तियान को बहुत पसंद नहीं करती थी। उसने तुरंत ये तियान को देखा, फिर भोज हॉल के किनारे एक छोटे से कमरे में प्रवेश किया। ये तियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसका पीछा किया और अंदर चला गया। वहां उपस्थित अधिकांश अतिथियों ने यह दृश्य नहीं देखा और यदि किसी ने देखा भी तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जियांग यान को शक हुआ। उसने मुस्कुराते हुए वुकिंग यू से कहा, किंग यू, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं शौचालय जाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। वुकिंग यू मुस्कुराया और सिर हिलाया। जियांग यान शौचालय की दिशा की ओर चला गया और शौचालय का गलियारा उस छोटे से कमरे के ठीक बगल में था। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि आसपास कोई नहीं है। जियांग यान ने खुद को दीवार से सटा लिया, अपनी सांस रोक ली और चुपचाप सुनने लगा। एक 5 रैंक मार्शल कलाकार के रूप में जियांग यान की सुनने की क्षमता एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी और कमरे में ये तियान और दादाजी कियान के बीच बातचीत तुरंत उसके कानों तक स्पष्ट और सटीक रूप से पहुंच गई। दादाजी कियान ने कहा, ये तियान, कियान सियाओ तुमसे बच रहा है। मैंने देखा, कियान सियाओ की मेरे बारे में गलतफहमी बहुत गहरी है, ये तियान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे क्या विचार हैं? दादाजी कियान ने पूछा। ये तियान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर एक गहरी सांस ली और कहा, दादाजी कियान, अगर मुझे कियान सियाओ मिल जाए तो मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं कसम खाता हूं। ये सुनकर दादाजी कियान तुरंत संतुष्टि से मुस्कुराए। तुम्हारी बात सुनकर मुझे राहत मिली। तुम्हारे मालिक की खातिर मैं इस बार तुम्हारी मदद करूंगा। दादाजी कियान का स्वर धीरे धीरे गंभीर होता गया। आप कैसे मदद करेंगे? ये तियान ने तुरंत पूछा। कियान सियाओ, ये बच्ची शराब नहीं पीती। बाद में मैं किसी से इसके लिए शराब भिजवा दूंगा और यह जरूर पिएगी। जब वह नशे में होगी तो मैं उसके लिए इसी कमरे में आराम करने का इंतजाम करूंगा। उस समय मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करना है ना? दादाजी कियान ने कहा। ये तियान तुरंत खुश हो गया। उसने सचमुच यह उम्मीद नहीं की थी कि दादाजी कियान उसकी इस हद तक मदद करेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है और मैं जानता हूं कि तुम में बहुत क्षमता है, लेकिन अब तुम्हें मेरे सामने शपथ लेनी होगी कि तुम इस जीवन काल में मेरी पोती कियान सियाओ को कभी धोखा नहीं दोगे। दादाजी कियान ने भारी स्वर में कहा। मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने इस जीवन में कियान सियाओ को धोखा दिया तो मुझे बिजली का झटका लगे और 5 वज्रों से मेरी मृत्यु हो जाए। ये तियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा और तुरंत एक गंभीर प्रतिज्ञा ली। ये तियान का आश्वासन मिलने के बाद ही दादाजी कियान संतोष से मुस्कुराए। बाथरूम के गलियारे में जियांग यान, जिसने ये तियान और दादाजी कियान के बीच बातचीत सुन ली थी, गहरी भौहें चढ़ा ली। कियान सियाओ दादाजी कियान की अपनी पोती थी। वह ये तियान की मदद क्यों करेगा, अपनी पोती को नशे में क्यों डालेगा और फिर ये तियान को उसे लेने देगा? यह अतार्किक था। भले ही दादाजी कियान ये तियान को महत्व देते हों, फिर भी वे उसे इस हद तक महत्व नहीं देंगे, है ना? अचानक जियांग यान को अपने गुरु किंगचेंग जेनरेन द्वारा कही गई बात याद आ गई। उन्होंने दादाजी कियान की जान बचाई थी। शायद इसी वजह से दादाजी कियान ने ऐसा फैसला लिया। नहीं, फिर भी ये तियान को कियान सियाओ नहीं मिल सकता। जियांग यान ने अंततः ये तियान को इस हद तक दबा दिया था। यदि वह वापस लौटता तो ये तियान को उसके नायक के प्रभामंडल के साथ दबाना और भी कठिन हो जाता। लेकिन इसका समाधान कैसे किया जाए? जियांग यान ने सोचते हुए अपना सिर नीचे कर लिया और जल्द ही उसकी आंखें चमक उठी। सिस्टम की दुकान में जरूर कोई मारक औषधि होगी। क्या ऐसी औषधि के बदले कियान सियाओ को देना काफी नहीं होगा? जैसे ही जियांग यान को ये बात सूझी, उसने तुरंत सिस्टम की दुकान खोली और ध्यान से उसे देखा। अंततः क्लियर माइंड डिटॉक्सिफिकेशन पिल ने उनका ध्यान आकर्षित किया। क्लियर माइंड डिटॉक्सिफिकेशन पिल सभी विषयों को ठीक कर सकती है। इसका प्रभाव मन को साफ करने और आत्मा की रक्षा करने पर होता है तथा सेवन के बाद 3 घंटे तक व्यक्ति को सभी विषयों के प्रति प्रतिरक्षित बना देता है। विनिमय बिंदु 3000। इस तरह की गोली बहुत महंगी थी। आपको ये जानना चाहिए कि जियांग यान के कुल खलनायक अंक वर्तमान में केवल 9500 थे। हालांकि ये तियान की वापसी की संभावना को बर्बाद करने के लिए 3000 खलनायक अंक क्या थे?
जियांग यान ने अपने दांत पीस लिए, तुरंत एक क्लियर माइंड डिटॉक्सिफिकेशन पिल ले ली और फिर जल्दी से भोज हॉल में लौट आया। तुम इतने लंबे समय से क्यों नहीं गए थे? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? बुकिंग यू ने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, मैं बस शौचालय में एक फोन पर बात कर रहा था, जियांग यान ने लापरवाही से बहाना बनाया। कियान सियाओ को एक मोटे पेट वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ बातचीत करते हुए देखकर जियांग यान ने बुकिंग यू को खींच लिया। नमस्ते मिस कियान, जन्मदिन मुबारक हो, जियांग यान ने मुस्कुराते हुए कहा। कियान सियाओ ने मुड़कर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ओह, यह आप हैं, जियांग शाओ।